what we'll be discussing today. We're gonna talk about internships, placements, some college life tips and tricks. So let us continue with our session, College Life with Ankit Bhaiya, presented by GFG in collaboration with Hack Club, powered by CodeDan. So let us welcome Ankit Bhaiya now. आवाज क्लियर है? आवाज कोई क्लियर कर दो पहले मुझे। हार्दिका आवाज आ रही है? ओके। सो चलो यार, कल का सेशन पता नहीं कैसा हुआ, बट फीडबैक के अनुसार मुझे थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तुम लोग को मेरी स्टोरीज पसंद आई थी। आज फिर से 2 स्टोरीज हैं। कल जितनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, बट हाँ मज़ा आएगा वो भी सुन के। उतना कॉलेज लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा रिलेटेड होगा। नेक्स्ट चीज़, आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, लाइक इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट, जो सबका सबसे मेन मोटिव होता है कॉलेज आने का। तो शुरू करने से पहले सारे लोग हैंड रेस कर दो ताकि मुझे पता चल जाए सारे लोग जिंदा हो या नहीं, कितने लोग बस आके बैठे हुए हैं। हैंड रेस कर दो सारे जल्दी जल्दी। ओके, काफी सारे लोग जिंदा हैं। चलो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कल एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन आ रहा था, जो बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि भैया अगर लेट से हैकाथॉन्स में जाना है, इंटर्नशिप्स वगैरह करना है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगेंगे, और अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट्स का हमें इंस्पिरेशन लेना है तो वो कहाँ से लें। तो यार देखो, क्योंकि मैं वेब डेवलपर हूँ, मैंने वेब के फील्ड में काफ़ी सीखा है, तो उसके लिए तो मैं फिर से तुम्हें वही वाली वेबसाइट दिखाना चाहूँगा, कोडडैम। यहाँ पर तुम्हें ढेर सारे मिल जाएंगे प्रोजेक्ट आइडियाज़। हम लोग एक बार देख लेते हैं उसको खोलकर। ये कोडडैम की वेबसाइट, यहाँ पे एक सेक्शन है प्रोजेक्ट्स। देखो यहाँ पे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। तुम किसी भी एक प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। स्टार्ट द चैलेंज ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम लोग इसको एक्सप्लोर कर लेना। बट बेसिकली मेरा दिखाने का ये मोटिव था कि इस वेबसाइट पे जाओ, बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत हेल्प मिलेगी, और एट द एंड तुम्हारा जो भी डाउट्स है वेब के रिगार्डिंग, अगर हैकाथॉन में वेब का प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो तो, या फिर लेट से सेकेंड ईयर में हो और अभी तुम्हारा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है, तो सो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये वेबसाइट तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल है, और यूज़ करो। तो ये वाला डाउट बहुत ही मेन था, तो कोई नहीं, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। Hello, Ankit. हाँ हाँ, So we forgot to start the recording. So if you can just go again in brief, how did you started? फिर काफी अच्छा रहेगा फिर. ओके ओके। कल की पूरी रिकॉर्डिंग हो गई है गाइस, वो तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। हमारी टीम उस पर वर्क कर रही है। बट हाँ चलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो मैं फिर से बता दूंगा, कल बहुत लोगों का ये डाउट था कि भैया हम लोग जा रहे हैं हैकाथॉन्स में, लेट से हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर हमें इंटर्नशिप लगानी है, तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो प्रोजेक्ट आइडियाज़ कहाँ से लें। तो फिर से मैं तुम्हें ये वाली वेबसाइट दिखाना चाहूँगा, कोडडैम। कल भी मैंने बोला था, लाइक वेब के फील्ड में अगर जा रहे हो तो ये वेबसाइट बिल्कुल A to Z तुम्हें हेल्प देने वाली है, हेल्प प्रोवाइड करने वाली है। इसमें एक प्रोजेक्ट सेक्शन बना हुआ है, प्रोजेक्ट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे तुम्हें ढेर सारे प्रोजेक्ट के आइडियाज़ मिलने वाले हैं, चैलेंजेस मिलने वाले हैं। लेट से इसको मैंने खोला, इसके अंदर जाओ, देखो इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट द चैलेंज, इस पर क्लिक करो, इसका कोड डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तुम लोग इसको एक्सप्लोर कर लेना। तो इस तरह से वेब के फील्ड में क्योंकि मैंने एक्सप्लोर किया है, तो मैं ये वाली वेबसाइट सजेस्ट करना चाहूँगा। तो ये हो गया हमारा पहला डाउट क्लियर, और अब चलते हैं अपन सेशन की तरफ। तो आई गेस सबका डाउट क्लियर हो गया होगा।
वेब के फील्ड में मैंने बता दिया। अब तुम्हें AI ऐप ये सब देखना है तो इसके लिए तुम YouTube यूज करो। YouTube पे भी कई सारे प्रोजेक्ट आइडियाज मिल जाते हैं। कल मैंने स्टार्टअप तक बता दिया था, बट क्योंकि बहुत सारे लोग आज नए आए हैं तो उनके लिए मैं एक ब्रीफ देना चाहूँगा टॉपिक्स का, कि कल हमने कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस कर लिया था। तो चलो पहले एक ब्रीफ दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रांचेस को जाना था। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के अंदर जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं उन सारे स्पेशलाइजेशंस की हमने बात की थी। इसके बाद सेकेंड चीज़ हमने जो बात की थी वो अलग ब्रांचेस लाइक कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल, बायो इंजीनियरिंग, ये सब की बातें की थी। उसके बाद फिर अपन आए थे, यहाँ पे दिखाते चलता हूँ। इसके बाद अपन आए थे रिक्वायर्ड स्किल्स पे, कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। लाइक अब तुम प्रोजेक्ट्स करोगे इंजीनियरिंग के 4 साल में तो तुम IoT, ब्लॉकचेन, ऐप और वेब के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया था। इसके बाद अपन आ गए थे इवेंट्स पे। अब 4 साल तुमने इतनी सारी पढ़ाई की, इतना सब कुछ एक्सप्लोर किया, तो कहीं पार्टिसिपेट भी तो करोगे। और पार्टिसिपेट करके अगर जीतते हो तो तुम्हारे रेज्यूमे के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो कौन कौन से कंपटीशन है, उसमें करना क्या होता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ये सब मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है तुम्हें। ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। अगले पे आते हैं। इसके बाद सबसे जनरल चीज़ जो होती है वो होता है हैकाथॉन और कोडिंग कंपटीशन। ये हर रोज़ हर हफ्ते होता रहता है कहीं ना कहीं, और इसमें तुम लोग बहुत आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर तुम जीतते हो तो सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे रेज्यूमे को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो ये वाला भी टॉपिक हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अपन आए थे कि भाई अब आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी तो हम लोग स्टार्ट कैसे करें। तो उसके लिए मैंने कुछ 3-4 पॉइंट्स बताए थे कि किस तरह से लाइक जर्नी होनी चाहिए तुम्हारा स्टार्ट करते टाइम, और ये किस तरह से स्टार्ट करने के बाद फिर किस तरह से तुम कॉम्पिटिशन्स और प्लेसमेंट ये सब में बैठ सकते हो। तो वो जर्नी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद अपन आ गए थे फ्रीलांसिंग पे। यार बहुतों का सपना होता है कि यार इंजीनियरिंग में एटलीस्ट अपने पॉकेट मनी कम से कम खुद से निकाल पाए, तो उसके लिए मैं फ्रीलांसिंग की ज़रूरत थी, फ्रीलांसिंग करने की ज़रूरत थी। तो उससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर किए थे और पूरी जर्नी मैंने बताई थी कि फ्रीलांसर कैसे बन सकते हो। इसके बाद फिर अपन लास्ट टॉपिक पे आए थे जो था हमारा स्टार्टअप्स। हमारा लास्ट टॉपिक था स्टार्टअप्स। तो हम लोगों ने फिर डिस्कस किया था कि चलो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो एज ए इंजीनियर रिटायर नहीं करना चाहते, वो लाइफ टाइम कोडिंग जॉब नहीं करना चाहते, वो खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव जो सोसाइटी में चेंज ला सके, काफ़ी पैसा उनको दे सके। तो फिर वो स्टार्टअप होता है। तो स्टार्टअप के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था, क्या जर्नी होती है एक स्टार्टअप को बिल्कुल स्क्रैच आइडिया पार्ट से लेकर के सक्सेसफुल बनाने के लिए। और जब ये सब खत्म हो गया तो अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे, और हमारा आज का टॉपिक है इंटर्नशिप्स। तो सबसे पहले इंटर्नशिप होती क्या है। बहुत लोग मुझे मिले थे, लाइक कुछ ऐसे फ्रेशर्स मिले थे, उन्होंने ये बोला था कि भैया इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग में डिफरेंस क्या है। तो उनको पता नहीं था कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। इसलिए मैं पहले इंटर्नशिप वाला ये फ्रीलांसिंग वाला पार्ट तो मैंने कल डिस्कस कर ही दिया था। अब आज मैं डिस्कस करूंगा इंटर्नशिप क्या होती है। तो PPT देखने की ज़रूरत है भी नहीं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो मैं सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हारी इंटर्नशिप लगी है या तुम इंटर्नशिप करते हो तो तुम किसी कंपनी में करोगे, किसी कंपनी के लिए कर रहे होगे इंटर्नशिप। और हाँ, पहली चीज़ यहाँ पे मैं टेक इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ, टेक इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ, याद रखना। टेक इंटर्नशिप इन द सेंस लाइक हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इंटर्नशिप। मार्केटिंग मैनेजमेंट इसकी बात हम लोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है, वो सब हम लोग लास्ट में देख लेंगे अगर टाइम बचता है तो मैं टेक इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ। तो इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है कि अगर तुम्हारी इंटर्नशिप लगती है तो तुम्हें किसी एक कंपनी के अंदर, कोई भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी या टेक कंपनी के अंदर जाके तुम्हें उनका लाइक वो टास्क देते हैं, वो प्रोजेक्ट देते हैं, वो प्रोजेक्ट तुम्हें करना होता है। कभी कभी अकेले करना होता है, कभी कभी टीम के साथ करना होता है। तो इससे क्या होता है, लाइक लेट से तुमने वेब वगैरह, वेब डेवलपमेंट सीखा है अपने कॉलेज लाइफ में, 4 साल में तुमने वेब डेवलपमेंट सीखा है। अब तुमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उस बेसिस पे तुम्हारे इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो गया उस कंपनी में। तो उस कंपनी में तुम जाओगे और उनके लिए उनके प्रोजेक्ट पे काम करोगे। वो तुम्हें प्रोजेक्ट देंगे, वो तो हो सकता है तुम्हें एक टीम में डाल दें, उस टीम के साथ तुम किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे। वो वेब का हो सकता है, ऐप का हो सकता है, जिस फील्ड में तुम्हारी इंटर्नशिप लगी हो उस पर डिपेंड करता है।
सो नेक्स्ट चीज, इंटर्नशिप अगर तुम करते हो तो सबसे पहली चीज तुम्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक्सपोजर लगता है, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और तुम जॉब लगने से पहले ही वहां अगर काम कर रहे हो तो तुम्हें पता होता है पहले से। जब तुम एक इंटर्नशिप कर लोगे ना तो तुम्हें एक एक्सपोजर मिल जाता है कि भाई कंपनी में काम कैसे होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ तुम काम करोगे, सॉफ्टवेयर कंपनी की टेक्नोलॉजी पे तुम काम करोगे। हम लोग कॉलेज लाइफ में जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो छोटे मोटे होते हैं, बट वहाँ पे वो क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन लेवल में काम कैसा होता है, क्लाइंट किस तरह के एक्सपेक्टेशन रखता है, हमें कितना परफेक्शन से काम करना होता है, कितने अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं, ये सब सीखने को मिलता है। तो बेसिकली कह सकते हो कि इंटर्नशिप हमें एक बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है। नेक्स्ट चीज, अगर तुम्हारी इंटर्नशिप लगी है, तुमने एक आध इंटर्नशिप कर रखी है टेक फील्ड में, तो जब तुम इंटरव्यू में बैठोगे ना प्लेसमेंट के, तो वहां पे तुम्हारे रेज्यूमे में अगर इंटर्नशिप लिखा होगा तो कंपनी जो होती है ना उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ के कि अरे भाई इस बंदे ने किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रखा है, मतलब जरूरी है मेरे वाले में भी काम कर लेगा। समझ रहे हो? सामने वाले को, अगर मैं खुद एक कंपनी हूँ, मैं खुद अगर सामने देखता हूँ, सामने मेरे एक बंदा बैठा है जो ऑलरेडी किसी कंपनी के लिए काम कर चुका है, तो मुझे पता होगा ना यार कि इसने उसका काम कर लिया, मेरा भी काम कर लेगा। तो इसलिए इंटर्नशिप जो होता है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है इंटरव्यूअर के माइंड में। नेक्स्ट चीज, अगर तुम कोई भी टेक इंटर्नशिप करते हो तो सबसे बड़ी जो चीज होती है टेक इंटर्नशिप करने से सबसे बड़ा फायदा, कि अपने कॉलेज में एक प्रोविजन है कि अगर तुम्हारी इंटर्नशिप लगती है तो 2 क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, कभी भी इंटर्नशिप अगर तुम्हारी लगती है टेक डोमेन में, ठीक है, टेक डोमेन में टेक वाली इंटर्नशिप अगर तुम्हारी लगती है तो कॉलेज तुम्हें 2 क्रेडिट प्रोवाइड करता है। जैसे हर सब्जेक्ट का होता है ना कि यार इसमें मेरा 4 क्रेडिट का कोर्स है, वो 3 क्रेडिट का कोर्स है, उसी तरह से इंटर्नशिप के भी 2 क्रेडिट्स होते हैं। ठीक है, अब इस क्रेडिट का पूरा प्रोविजन बता देता हूँ किस तरह से मिलता है। सो क्रेडिट का क्या सीन होता है कि सबसे पहले लेट से तुम्हारा किसी एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ, उस कंपनी में क्या होगा, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, तुम सिलेक्ट हो गए, तो वो कंपनी तुम्हें एक ऑफर लेटर देती है। ऑफर लेटर में लिखा होता है कि मैं इस XYZ बंदा है, इस बंदे को मैं इंटर्नशिप पे लेना चाह रहा हूँ। लाइक ऑफर लेटर होता है, उसमें लिखा होता है, लाइक लेट से मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, उस कंपनी में मेरा क्या हुआ, इंटर्नशिप लग गई मेरी। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एक ऑफर लेटर दिया, उस ऑफर लेटर में लिखा हुआ था कि इस डेट से इस डेट तक तुमको ज्वाइन करना है, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, इस टेक्नोलॉजी पे हम तुमसे काम कराएंगे, और अगर तुम 8 घंटे तुम्हें दिन का काम करना है, सारे कंडीशंस लिखे होते हैं और उसके नीचे लिखा होता है कि क्या ये तुम ऑफर एक्सेप्ट करते हो। तो मैंने लिख दिया कि हाँ मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और वो जो ऑफर लेटर है ना जिसमें सारे टर्म्स कंडीशंस लिखे थे, वो हमें अपने प्रोग्राम चेयर को भेजना होता है। लाइक मेरे प्रोग्राम चेयर, मैं कंप्यूटर साइंस कोर का हूँ 3rd ईयर में, सो मेरे प्रोग्राम चेयर है अश्विन सर, मैंने उनको ऑफर लेटर भेज दिया। ऑफर लेटर वो वेरीफाई करते हैं कि भाई तुम्हारी जिस कंपनी में लगी है वहाँ पे वो क्या काम करा रहे हैं, तुम्हारा वो क्या कहते हैं, लाइक वो कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, कितनी पुरानी कंपनी है, कोई ऐसे सिंपल कोई आजकल की खुली हुई कंपनी तो नहीं है, रेप्यूटेड कंपनी है या नहीं, सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद वो तुम्हें मेल बैक करेंगे तुम्हारे प्रोग्राम चेयर कि हाँ भाई तुम्हारा इंटर्नशिप अप्रूव होता है, तुम इंटर्नशिप कर सकते हो। तो कॉलेज हमें परमिशन दिया, मुझे और निशांत को, कि तुम अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो। तुम्हारी जब इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो तुम अपना ये कंप्लीशन लेटर हमें देना, तुम्हें 2 क्रेडिट अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसी को कहते हैं यही है हमारे कॉलेज में 2 क्रेडिट सिस्टम। इसके रिगार्डिंग अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स होंगे तो हम लोग सेशन के एंड में खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई बीच में डाउट्स लेने से बहुत सेशन खिंच जाता है, 12-1 बज जाते हैं। सो आज हम लोग सारे डाउट्स एंड में करेंगे। तुम्हारे अगर ये सारे टॉपिक से रिगार्डिंग कोई डाउट्स आ रहे हैं ना तो तुम अभी नोट करते जाओ, और अगर नोट करके रखते जाओ लास्ट में क्लियर करेंगे, नहीं तो अपना टेलीग्राम ग्रुप तो ऑलवेज ओपन है, उस पर हमारी टेक्निकल टीम बैठी हुई है। सो 2 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, अगली चीज, अगर मान लो मैं अभी जो बात बता रहा हूँ ना ये सारा बेसिक बता रहा हूँ कि इंटर्नशिप होती क्या है, पहले हमने ये डिस्कस कर लिया, इंटर्नशिप से फायदा क्या होता है ये डिस्कस कर लिया, 2 क्रेडिट्स मिलते हैं ये डिस्कस कर लिया। अब एक और चीज बताता हूँ, जो इंटर्नशिप होती है ना वो ऑफ कैंपस भी हो सकती है, इन कैंपस भी हो सकती है। जैसे जो मेरी इंटर्नशिप लगी थी वो लगी थी हमारी 2nd ईयर खत्म होने के बाद गर्मी छुट्टियों में, तो वो हमने ऑफ कैंपस निकाली थी। और उसमें लाइक हमारा रेफरल सिस्टम था, हार्दिक ने हमारा रेफरल दिया था तो हमारी इंटर्नशिप लगी थी। हार्दिक की इंटर्नशिप इंटर्नशाला के थ्रू लगी थी।
वो कंपनी जेन्युइन थी, वहाँ उसने हमारा रेफरल दे दिया, हमारा इंटरव्यू हुआ, हम सिलेक्ट हो गए। तो ये तो था ऑफ कैंपस। और ये तुम ऑफ कैंपस वाली इंटर्नशिप है ना, वो कभी भी कर सकते हो। लाइक अभी तुम कॉलेज में घुसे हो, अभी भी तुम्हारी इंटर्नशिप लगती है, अभी भी कर सकते हो। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी ईयर में कर सकते हो ये टेक इंटर्नशिप अपने सोर्सेज से। बट कॉलेज भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। अब जो कॉलेज का इंटर्नशिप का सीन है, इसमें क्या होता है कि नंबर वन, कॉलेज थर्ड ईयर में इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, फर्स्ट सेकेंड में नहीं करता। ठीक है, कॉलेज में कंपनीज आती है, कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, लाइक बहुत बड़ी बड़ी, जो सब स्टाइपेंड ही तुम्हें 30,000 मंथ का देती है, 20,000 मंथ का देती है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, लाइक कॉलेज में सबसे पहले एक फॉर्म निकलेगा, उस ईमेल पे आता है फॉर्म, उसमें लिखा होता है कि ये सारे ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल हैं, जिसका भी इतने सीजीपीए से इतने सीजीपीए के बीच में है। जनरली ये हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कुछ कंपनी 6 सीजीपीए डिमांड करती है, कुछ कंपनीज 7 सीजीपीए डिमांड करती है, कुछ कंपनीज 8 डिमांड करती है। ठीक है, और एक आध कंपनी थी, बस एक कंपनी थी जिसने 8.5 भी डिमांड किया था, बट जनरली सब 6-7 डिमांड करती है। ठीक है, वो लिखा होता है, और उसके नीचे बोर्ड का परसेंटेज लिखा होता है। बोर्ड में अगर तुम्हारे 60% से ऊपर है, ठीक है, 60% ऑल ओवर, पीसीएम नहीं, तुम्हारा जो टोटल बोर्ड का परसेंटेज है, जो तुम बेस्ट ऑफ द 5 बनाते हो या जो भी बनाते हो सीबीएसई में, और स्टेट बोर्ड वाले जो भी बनाते हो, तो अगर तुम्हारा 60% से ऊपर है तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इस तरह का सीन होता है कि इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। और अगर तुम्हारे सारे क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, तो उसके जस्ट नीचे गूगल फॉर्म लगा होता है। उस गूगल फॉर्म में तुम अपना सारा डिटेल्स भर दो, लाइक नाम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, बोर्ड का परसेंटेज पूछते हैं, सीजीपीए पूछते हैं। सीजीपीए इन द सेंस जिस सेमेस्टर में तुम पढ़ रहे हो ना, वहाँ तक का टोटल वहाँ तक का एवरेज निकाल लो, और जो सीजीपीए बनता है वो वहाँ लिख देना होता है। एक गूगल फॉर्म रहेगा, उसमें सारी चीज़ें भर दो। नीचे में अपना रेज्यूमे अटैच करना होता है। रेज्यूमे के ऊपर सेशंस बाद में लेंगे, रेज्यूमे के ऊपर डिस्कशन करूंगा, लास्ट में करूंगा अभी। तो उसके नीचे हमें रेज्यूमे अटैच करना होता है। रेज्यूमे वगैरह अटैच कर दिया, उसके बाद गूगल फॉर्म सबमिट कर दो। अब 4-5 दिन बाद तुम्हारा एक शॉर्ट लिस्टिंग का लिस्ट आता है। लाइक अगर तुम पूरे कॉलेज में चला जाएगा कि थर्ड ईयर में इतने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए, उसमें सारे होते हैं, वेल्लोर, अमरावती, भोपाल, सारे मिक्सअप होते हैं, तुम्हें उसमें से खोजना पड़ेगा तुम कहाँ पे हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो उसमें क्या होता है, पूरा मिक्सअप होता है, उसमें तुम्हें खोजना होता है तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा नाम। और अगर तुम डेफिनेटली अगर वहाँ पे तुम्हारा नाम है, तो जस्ट अगले दिन या 1-2 दिन बाद तुम्हारा कोडिंग का एग्जाम होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स का, लाइक C++, जावा, जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कोडिंग के बारे में। तो कोडिंग का एक एग्जाम होगा, अराउंड 2 घंटे या 3 घंटे का होता है, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो वो एग्जाम तुम दे लो। उस एग्जाम में 2-3 क्राइटेरियाज पे जज किया जाता है, किसने सबसे ज़्यादा सॉल्व किया, किसने सबसे इफिशिएंट कोड लिखा है, और हाँ बस यही, सबसे ज़्यादा किसने सॉल्व किया और किसने सबसे इफिशिएंट कोड लिखा है। ये 2 क्राइटेरियाज रहते हैं जजमेंट के। इस बेसिस पे लेट से कंपनी को अगर 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है या 200 लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो वो सारे लोगों में से उतनों को शॉर्टलिस्ट कर लेगी। जितने भी वो 500, 600 या 1000 जितने भी वो सिलेक्ट की थी ना इंटर्नशिप के लिए, जितनों को शॉर्टलिस्ट की थी, उसके बाद कोडिंग एग्जाम हुआ। कोडिंग एग्जाम के रिजल्ट बेसिस पे कंपनी खुद देख लेती है कि उनको 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है या 200 लोगों का इंटरव्यू लेना है। उसके बाद फिर कंपनीज इंटरव्यू कॉल देगी, लाइक यू आर शॉर्ट लिस्टेड इन दिस एग्जाम, नाउ यू हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू कॉल। फिर उनको कुछ दिन बाद एक डेट सेट कर दिया जाता है कि इस डेट को तुम्हारा इंटरव्यू है। उसके बाद फिर क्या होगा कि एक दोबारा से ईमेल आएगा तुम्हारे पास, उसमें लिखा होगा कि तुम इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो, इस डेट को ज्वाइन कर लेना, लिंक वगैरह आती है उसमें इंटरव्यू की। उस डेट पे, उस टाइम पे तुम उस लिंक पे क्लिक करो, इंटरव्यू में ज्वाइन करो, और वही तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन होगा। इंटरव्यू का मैंने आगे एक प्रेजेंटेशन बना रखा है इंटरव्यू के बारे में, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली तुम्हारा इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू बेसिस पे तुम सिलेक्ट हो जाते हो। तो ये हो गया पूरा प्रोसीजर इंटर्नशिप का। इस तरह से तुम्हारा इन कैंपस इंटर्नशिप लग जाता है। और ऑफ कैंपस का तो मैंने बता ही दिया कि सबसे पहले इंटर्नशाला या ये सारे प्लेटफॉर्म पे तुम्हें जाना होता है। ये सारे प्लेटफॉर्म पे जा करके तुम्हें अप्लाई करना होता है, वहाँ रेज्यूमे वगैरह डालते हो। अगर तुम शॉर्टलिस्ट हो गए तो वहाँ पे कोडिंग एग्जाम हो सकता है या डायरेक्ट भी इंटरव्यू हो सकता है। और ऑफ कैंपस में सबसे बड़ी चीज़ होती है रेफरल। अगर तुम्हारे दोस्त वगैरह ने रेकमेंड कर दिया है
तो तुम्हें बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। जैसे हमें हार्दिक ने रिकमेंड किया था, तो वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाए थे और वहाँ पे उन्होंने हमें सिलेक्ट कर लिया था। मैं वो प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा जो हम लोगों ने इंटर्नशिप में बनाया था। तो बेसिकली क्या होता है, इस तरह से इंटर्नशिप लग जाती है। ऑफ कैंपस भी समझा दिया, इन कैंपस भी समझा दिया। अब एक जनरल डाउट तुम लोगों का ये आता है कि भैया क्या वीआईटी भोपाल में हर किसी की इंटर्नशिप लग जाती है? तो ऑफ कैंपस देखें तो तुम्हारे ऊपर है लगी या ना लगी, तुम्हारे स्किल्स पे है लगी या नहीं लगी। इन कैंपस की बात करें तो इन कैंपस में क्या है ना यार कि वीआईटी भोपाल ने तुम्हारे प्लेसमेंट की जिम्मेदारी ली है, इंटर्नशिप की नहीं ली है। तो इंटर्नशिप हर किसी की नहीं लगती इन कैंपस में। ऐसा समझ लो यार 10% या 20% लोगों की लग जाती है, जितना अभी तक हम लोग देख रहे हैं। शायद 10-20% की लगेगी, बाकियों की नहीं लगती, क्योंकि हमारे कॉलेज ने इंटर्नशिप की जिम्मेदारी नहीं ली है, प्लेसमेंट की ली है। सो ये हो गया पूरा पूरा इंटर्नशिप का सीन। मैंने ऑलरेडी समझा दिया है इन कैंपस और ऑफ कैंपस इंटर्नशिप के बारे में, बट फिर से एक ब्रीफ दूंगा। अगर तुम इन कैंपस में जा रहे हो तो सबसे पहले वो कॉलेज तुम्हें प्रोवाइड कराएगा, कंपनीज कॉलेज ला के देता है। बट ऑफ कैंपस में तुम लिंक्डइन, इंटर्नशाला या क्यूवेट भी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर रेफरल जैसे हम लोग को हार्दिक ने दिया था। तो ये वाला सीन, ये 3-4 तरीके हैं ऑफ कैंपस निकालने के। इन कैंपस में सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स और सीजीपीए मैटर करते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यार सबसे पहले एक फॉर्म आता है, उसमें लिखा होता है कि बोर्ड में कितने परसेंटेज है, सीजीपीए में कितने परसेंटेज है, और वहाँ पे एक लिमिट लगा होता है कि अगर इतने के अंदर है तो ही अप्लाई कर सकते हो। तो वो क्राइटेरिया के अनुसार अगर तुम्हारा फुलफिल हो रहा है बोर्ड और सीजीपीए का, तो और वो जो ब्रांच वगैरह का रहता है कि सीएस वाले बैठ सकते हैं, मैकेनिकल वाले बैठ सकते हैं, वो सारे क्राइटेरियाज देख के तुम्हें गूगल फॉर्म भर देना होता है। तो ये हो गया इन कैंपस का। बट वही जब ऑफ कैंपस में जाते हो तो ऑफ कैंपस में ना सीजीपीए या बोर्ड का परसेंटेज नहीं देखते इंटर्नशिप के टाइम। इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। इंडिया में कुछ कॉलेजेस है ना, वहाँ पे भाई हर किसी का 9 सीजीपीए से ऊपर ही होता है। वहाँ का मार्किंग सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि हर किसी को 9 के ऊपर ही रहेगा। और इंडिया में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका मतलब जैसे आईआईटीज है, वहाँ पे 8 के ऊपर भी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो लोग कभी भी सीजीपीए को क्राइटेरिया नहीं बनाते ऑफ कैंपस में। बोर्ड्स की बात रही तो बोर्ड्स को भी वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते कि कितने थे, वो सब प्रायोरिटी नहीं देते। तो ऑफ कैंपस में ये चीज़ नहीं होता, शॉर्ट लिस्टिंग ये सब बेसिस पे। वहाँ सीधे देखते हैं तुम्हारे में कितना स्किल है। वहाँ तुम्हारा हो सकता है कोडिंग एग्जाम लिया जा सकता है, और हो सकता है तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वगैरह देखेंगे। इस बेसिस पे तुम्हारा ऑफ कैंपस में शॉर्ट लिस्टिंग होगा या फिर सिलेक्शन होगा। अगली चीज़ पे आते हैं। इन कैंपस में जो कोडिंग एग्जाम्स होते हैं ना, वो काफ़ी टफ होते हैं। लाइक इन कैंपस अगर कोई कंपनी आ रही है इंटर्नशिप के लिए तो उसका कोडिंग एग्जाम काफ़ी टफ होता है। अगर तुम्हारा कोडिंग बहुत स्ट्रांग है तो ही तुम सिलेक्ट होगे, क्योंकि यार इंटर्नशिप पे जब कंपनीज आती है ना, तो मैक्स टू मैक्स एक कंपनी आएगी ना तो वो 2 से 3 लोग को ले जाती है वीआईटी भोपाल से, बहुत ज़्यादा नहीं ले जाती है। तो इस वजह से उनका कोडिंग एग्जाम भी काफ़ी टफ होता है। उसके बाद जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह भी काफ़ी उसके टफ होते हैं। वहाँ पे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी वो लोग देखते हैं। तो इन कैंपस थोड़ा टफ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, ऑफ कैंपस में क्या है, तुम्हारा जो पूरा है इंटरव्यू बेसिस पे होता है। वहाँ पे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। सेकंड डीएसए वगैरह, जो लाइक डीएसए मतलब बेसिक कोडिंग जो है, C++ और जावा का जो कोडिंग मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था, उस कोडिंग के बेसिस पे होता है। सो तुम्हारा जो पूरा कोडिंग का सीन है वो वहाँ पे भी चेक होता है। कोई कंपनीज कोडिंग चेक करती है, कोई नहीं चेक करती। तो कोडिंग वगैरह चेक होगा, प्रोजेक्ट्स वगैरह चेक होगा, उस बेसिस पे इंटर्नशिप मिलेगी। इन कैंपस से अगर तुम इंटर्नशिप क्रैक कर लेते हो तो भी तुम्हें 2 क्रेडिट्स मिलेंगे। ऑफ कैंपस से क्रैक कर लेते हो तो भी 2 क्रेडिट्स मिलेंगे। बट कॉलेज ने एक क्राइटेरिया लगा रखा है कि अगर तुम ऑफ कैंपस इंटर्नशिप कर रहे हो तो वो तुम्हारा समर ब्रेक के बीच में होना चाहिए। क्लासेस के साथ तुम इंटर्नशिप करोगे तो कॉलेज उसको इनवैलिड कर देगा। समर ब्रेक में तुम्हारी इंटर्नशिप डेट होनी चाहिए, ठीक है। बट बेसिकली मैं बता रहा हूँ, सीन ऐसा होता है ना कि अगर क्लासेस के बीच में भी है ना तो तुम कंपनी से बात करके बोल सकते हो कि सर जो मेरा डेट है ना इंटर्नशिप का ऑफर लेटर पे, वो मेरे गर्मी छुट्टियों के हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए, तो वो कर देते हैं। तो बेसिकली ये 2 क्रेडिट यहाँ इन कैंपस में भी मिलेगा, ऑफ कैंपस में भी मिलेगा। अब बात करते हैं पैसे की। तो जो इन कैंपस में जो इंटर्नशिप होती है ना, वो जनरली 10,000 से ऊपर वाली ही लगती है। इन कैंपस में अगर इंटर्नशिप तुम्हारी लग रही है
तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 10,000 से ऊपर, लाइक 10,000 मंथ से ऊपर की इंटर्नशिप लगेगी, क्योंकि कॉलेज में जितनी भी कंपनीज आती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आती है। नेक्स्ट चीज़, जो ऑफ कैंपस में जाओगे तो यार ऑफ कैंपस में क्या होता है कि इंटर्नशिप 1,000 रुपए की भी लगती है, 2,000 की भी लगती है, 10-20 हज़ार 1 लाख तक की भी लगती है। ऑफ कैंपस में भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, इन कैंपस में अगर तुम हो, इन कैंपस तुम्हारी इंटर्नशिप लगी है, तो तुम्हें पीपीओ मिलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। प्री प्लेसमेंट ऑफर नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्लेसमेंट के पहले ही जॉब ऑफर, ठीक है। प्लेसमेंट के पहले ही तुम्हें जॉब ऑफर मिल जाएगा। लाइक अगर तुमने इंटर्नशिप की 2 महीने की, कंपनी को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, कंपनी तुम्हें बोल देगी कि भाई तुम बहुत मस्त काम करते हो, तुम मेरा, जैसे ही तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म होगी ना, तुम अपने कॉलेज पे ध्यान दो और 4th ईयर कंप्लीट करते ही सीधे मेरे कंपनी में ज्वाइन कर लो, ठीक है। इन कैंपस में ये बहुत बड़ा फायदा होता है, अगर तुम इंटर्नशिप अच्छे से करोगे तो सीधे सीधे तुम्हें पीपीओ मिल जाएगा। सिमिलरली ऑफ कैंपस में भी यही सीन है वहाँ पे, बट ये है यार कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। हमने जिस कंपनी में काम किया था, इंटर्नशिप किया था, वो कंपनी पीपीओ नहीं देती थी, वो कंपनी जॉब नहीं ऑफर करती थी। बट ऑफ कैंपस में कुछ कुछ कंपनीज होती है जो इंटर्नशिप के बाद तुम्हें डायरेक्ट जॉब दे देगी, लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज। बट एक चीज़ है, कॉलेज में जितनी भी कंपनीज आ रही है उसमें अगर तुम्हारी इंटर्नशिप क्लियर होती है तो सीधी बात है, खत्म होते ही अगर तुमने अच्छा काम किया हो तो कंपनी तुम्हें जॉब पे रख लेगी। ऑफ कैंपस में भी ऐसा ही है, तुमने अच्छा काम किया होगा, कंपनी तुम्हें जॉब पे रख लेगी, बट सारी कंपनीज नहीं। ऑफ कैंपस में कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो नहीं देती जॉब, ठीक है, उनका रूल नहीं है जॉब देने का। तो हमने इन कैंपस और ऑफ कैंपस के बीच जो इंटर्नशिप वाला सीन है वो डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कुछ भैया प्रोफाइल्स। हाँ हाँ बोलना। एक्चुअली एवरीवन इज एक्साइटेड कि आपने कल काफी स्टोरीज बताई थी, तो ओके सो आज भी मैं स्टोरी सुनाता हूँ, एक छोटा सा टॉपिक बस बता के। बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि भैया आपने इंटर्नशिप में क्या प्रोजेक्ट किया था, तो मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ। लाइक मेरा और निशांत का जो इंटर्नशिप लगा था ना, तो ये पावर टू क्रिएट नाम की कंपनी थी, यहाँ पर हम लोगों ने ये वाली वेबसाइट बनाई थी। ये जो ऐसे एनिमेशन हुआ ये निशांत ने बनाया था, ये जो बटन यहाँ पे मूव कर रहा है ये निशांत ने बनाया था, ये फ्रंट पेज पे जो कुछ दिख रहा है ना ये सब निशांत ने बनाया है। इसके बाद कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने बनाया था। ये देखो यहाँ पे फॉर्म्स थे, तो फॉर्म में कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज यूज होती है, लाइक टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ें यूज होती है कि यहाँ पे कुछ भी लिखो और सबमिट करो तो वो ईमेल चला जाता है। तो वो वाला चीज़ मैंने बनाया था, ये पूरा डिज़ाइन वगैरह मैंने बनाया है। यहाँ पे बहुत बड़ा वेबसाइट है, लाइक मैं शेयर तो नहीं करूँगा, कंपनी का अपने पॉलिसीज़ हैं। तो ये सारा जो वेबसाइट था ये हमारा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट था, ये हमने 43 डेज में वेबसाइट बनाई थी। तो ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट थी जो हमने बनाई थी। सो तुम लोग को आइडिया लग गया होगा कि कंपनीज किस तरह का काम करती है। यहाँ पर समथिंग एग्जैक्ट मुझे अमाउंट तो नहीं याद, बट हाँ ठीक ठाक अमाउंट हमें मिला था इस इंटर्नशिप में। सो ये होती है इंटर्नशिप की प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमारी वेब में लगी थी तो हमने ये बनाया। इसके बाद मैं एक दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे सजल है, अनिकेत है, इन लोगों ने भी भैया यू आर नॉट ऑडिबल। Guys, please have patience. मेरी आवाज तो आ रही है ना, एक बार कंफर्म करना। हाँ अब आ रही है। अच्छा हाँ हाँ। So, देखो यहाँ पे सजल ने एक वेबसाइट बनाई थी, मैं वो भी तुम लोग को दिखा देता हूँ। ये इसके इंटर्नशिप के टाइम का था।
तो ये जो वेबसाइट दिख रही है ना, ये वाली वेबसाइट सचल ने बनाई है एक स्टूडियो के लिए। लाइक टोटल 8 लोग थे सेकेंड ईयर के ही तुम्हारे। यहाँ पे अनिकेत चौधरी भी है, तो अनिकेत चौधरी भी इसकी टीम में था। तो ये सब टाइप के प्रोजेक्ट्स हम लोग इंटर्नशिप के टाइम पे करते हैं। फिर हम लोग जब ये सब चीज़ों को रेज्यूमे में ऐड करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो चलो ये हो गया कुछ सीन हमारा इन कैंपस ऑफ कैंपस इंटर्नशिप का। अब इसके बाद थोड़ा सा रुकते हैं। तुम लोग को मेरी स्टोरी सुननी थी क्या? सही में तुम लोग को मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है क्या? बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया आपकी स्टोरीज यूनिक है। पता है लोगों की जिंदगी में स्टोरीज होती है, मेरे जिंदगी में कांड होते हैं। चलो एक और सुना देता हूँ, इतना रिएक्ट कर रहे हो तो। देखो जो बॉटल भी देख रहे हो ना, ये मर्चेंडाइज है। तुम लोगों की क्लास लेने की वजह से ये सब बॉटल और बैग और ये सारी चीजें मिलती हैं। देखो इधर खिड़की देख रहे हो, देखो यहाँ पे एक खिड़की है। हार्दिका दिख रही है खिड़की? हाँ बिल्कुल। सो ये जो खिड़की है ना, एक बार का सीन बता रहा हूँ। एक बार एक जैसे मेरा घर बाउंड्री के अंदर है, लाइक चारों तरफ बाउंड्री है और मेरा घर बाउंड्री के अंदर है। सो एक बार क्या हुआ ना, एक हमारे कॉलोनी में बहुत सारी चोरियां हो रही थी। तो एक चोरनी थी, लाइक चोर का एक पूरा गैंग था। तो जो चोर का गैंग होता है ना, उसमें एक चोरनी थी। लाइक वो लोग क्या करते हैं रात में ना, ऐसे ढेर सारी चोरनियां घूमती हैं और अलग अलग घरों में ऐसे घूम घूम के एंट्री पॉइंट्स देखती हैं कि चोरी किस तरह से किया जा सकता है। बेसिकली जासूस कह लो। तो इस टाइप का कुछ सीन था। तो एक चोरनी थी, वो मेरे बाउंड्री में घुस गई थी। अब बाउंड्री में घुस करके इस खिड़की से अंदर झांक रही थी और मैं ऐसे ही सामने बैठा था और पीछे से वो झांक रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं अपना लैपटॉप चला रहा था। ये बात है क्लास 10th की, मैं 10th में था तब। हाँ 10th में था। सो मैं ऐसे ही बैठ के अपना लैपटॉप चला रहा था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। पीछे से वो चोरनी झांक रही थी और मुझे ना अजीब सा, पता नहीं क्यों वाइब्स आ रहा था कि यार कुछ अजीब सा लग रहा है, कोई है क्या मेरे पीछे। और मुझे ना देखने में भी बड़ा डर लग रहा था कि यार पीछे देखूं नहीं देखूं, क्योंकि मैं 10th में था, मैं बहुत डरता था। तो मैंने ऐसे करके देखा। जब मैंने पीछे देखा तो मैंने देखा अरे भाई ये भूत है क्या। सबसे पहले देख के लगा कि वो भूत है। अब मैं बहुत जोर से डर गया और मैंने चिल्लाया बहुत गंदी गाली। मेरे मुंह से बहुत गंदी गाली निकली। मैं 10th तक बिल्कुल गाली नहीं देता था, आती पूरी थी, देता कभी नहीं था। और उस दिन मेरे मुंह से बहुत गंदी गाली निकली। और जब वो इतनी गंदी गाली निकली ना, बहुत जोर से निकली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो मेरे पापा को समझ नहीं आया कि अरे ये क्या हुआ उसके रूम में। मेरे पापा भाग के आए वहाँ से इस रूम में। और मैं तो हे भगवान, इतनी गंदी गाली दे दी मैंने। पापा को भी लगेगा यार ये तो सुधरा हुआ था, इतना गाली कैसे देने लगा। मैं खुद डरा हुआ। और फिर मुझे फील हुआ कि नहीं ये शायद चोर है। लेकिन यार वो लड़की थी, तो लाइक औरत थी, तो मुझे भूत ही लगेगा ना। लड़का होता तो चोर होता ना, बट वो औरत थी। और वो खिड़की से डर के मारे नीचे गिर गई मेरा इतना चिल्लाते हुए सुन के। सो जैसे ही वो नीचे गिरी तो पूरे हम लोग घर वाले ऐसे भागे कि यार क्या गिरा क्या गिरा। पापा को भी मैंने बोला कोई है वहाँ पे। तो हम लोग भाग के बाहर गए। जैसे ही भाग के बाहर गए तो वहाँ पे सबसे पहले मैं पहुंचा बाहर। तो वहाँ पे वो चोरनी जो थी ना, वो खड़ी थी। और सडनली मेरा पैर स्लिप कर गया। और मैं स्लिप कर गया ना, तो वो भी थोड़ा सा डर गई, वो भी गिर गई बाहर जाके। वो तुरंत बाहर जाके डर के मारे गिर गई, क्योंकि मैं स्लिप किया, उसको लगा मारने आ रहा है क्या हो रहा है। वो भी नर्वस थी। वो डर के मारे रोड पे गिर गई। जैसे ही रोड पे गिरी, अगल बगल के सारे कॉलोनी वाले आ गए। लाइक हल्ला कर रहे थे हम लोग, चोर चोर चोर। तो सारे बाहर आए और उसको पकड़ लिए, उसको बहुत मारे। और मैं बाहर से देख रहा था कि क्या चल रहा है यार, ये गिर गई, अपने आप गिर गई। सारे लोग भी आ गए, इसको पीट भी दिए। उसके बाद पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। और पुलिस आने के बाद फिर पूछा गया कौन है क्या है, कहाँ से आई हो, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। मैं तो अपना रूम में चला गया था, क्योंकि मैं ऐसे ही, मेरी हालत खराब थी कि क्या क्या होता है मेरी जिंदगी में। रूम में चला गया, रूम में बैठा हुआ हूँ। अगले दिन सुबह उठा। सुबह उठ करके देखता हूँ, जैसे सोशल मीडिया पेजेस होते हैं ना हमारे शहर के, उस पर लिखा हुआ था गया शहर के अंकित ने किया बहुत बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश। मैं सोचा हे भगवान ये कैसे हो गया। उसके बाद फिर मुझे कॉलोनी वालों ने बताया यार रात में पुलिस आई थी, फिर डीएम वगैरह आए थे, उस चोरनी को बहुत मारा गया। उससे उसका पूरा पता किया गया, कहाँ है, कौन कौन तुम्हारे साथ है।
तो वो सब बताई कि इसके इसके साथ है, तो पता चला कि वो एक गिरोह से थी और उस पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो चुका था। तो मैं बस बाई चांस डर के मारे गिरा था, फिसल गया था, और वो चोरनी मुझे देख के डर के गिर गई थी, और इसी वजह से वो पकड़ी गई और सारा का सारा क्रेडिट मेरे पे थोप दिया गया कि इसने सब किया है। तो ये बहुत ही रैंडम सी स्टोरी हो गई, मतलब मैं खुद ही समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। सारे लाइक मेरा गया शहर है, तो गया शहर के सारे सोशल मीडिया पेजेस पे मैं देख रहा हूँ ये क्या चल रहा है। पेपर वगैरह में भी देखने गया, बट पेपर में कम से कम मेरा नाम नहीं था, बट सोशल मीडिया पेजेस पे मैं देख रहा था कि 2-3 सोशल मीडिया पेजेस पे मैं दिख रहा था। मैं खुद ही शौक था। मेरे मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि ऐसा कुछ किया तो नहीं था यार, ये मीडिया वाले भी बात बढ़ा चढ़ा देते हैं उल्टा सीधा। तो इस तरह का सीन हुआ था मेरे साथ। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो हैंड्स अप या थम्स अप कुछ कर दो यार। काफी अच्छी थी भैया। सो मैंने बोला ना, मेरी जिंदगी में स्टोरीज नहीं कांड होते हैं उल्टे सीधे, कब क्या हो जाता है समझ नहीं आता। चलो शायद तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी हो, तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। एक आध स्टोरी और सुना दूंगा, अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब लेट से तुम्हारी इंटर्नशिप वगैरह लगी या नहीं लगी, ज़्यादा मैटर नहीं करता है। याद रखना, अगर तुम्हारी इंटर्नशिप नहीं लगी है तो इससे तुम्हारे प्लेसमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंटर्नशिप लगे ना लगे उससे प्लेसमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। तो नेक्स्ट चीज़ पे हम लोग आते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल प्रोफाइल्स विथ वाइल प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ ना, लाइक अगर तुम कंपनी में कोई भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे कुछ रुक जाओ। तो किसी भी कंपनी में अगर मान लो तुम अप्लाई वगैरह कर रहे हो, इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हो, तो वहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स होते हैं जो काफ़ी वैल्यू बढ़ाते हैं तुम्हारी, लाइक लिंक्डइन, स्टैक ओवरफ्लो और मीडियम। ये जो 3 सोशल प्रोफाइल्स हैं ना, ये तुम्हारा बहुत वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब तीनों प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, ये किस टाइप के प्रोफाइल्स हैं, इस पे क्या क्या होता है और वैल्यू क्यों बढ़ता है इससे हमारा। सबसे पहले लिंक्डइन जो है ना, ये प्रोफेशनल्स का फेसबुक है एक तरह से कह लो। लाइक जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनके लिए सोशल मीडिया साइट है। प्रोफेशनल इन द सेंस, लेट से अगर तुम मार्केटिंग में हो तो तुम मार्केटिंग के सारे अपने डोमेन के लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, बड़े से बड़े लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, छोटे से छोटे से कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग बेसिकली इंजीनियर्स हैं, हम लोग इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में बात करेंगे। तो अगर तुम लिंक्डइन पे जाओगे तो लिंक्डइन पे तुम देखोगे यार कि तुम्हें ना तुम्हारे डोमेन के लोगों से कनेक्शन का रिक्वेस्ट आता रहता है या फिर उनका सजेशन आता रहता है। तो उन सबके साथ तुम कनेक्ट करो, जितने भी लोग हैं। लाइक लिंक्डइन अपना प्रोफाइल बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन तो कंपलसरी है, ज़रूर बनाओ। आज टाइम है तो आज ही बैठ के सब बनाओ। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, उसके अंदर तुम देखोगे, तुम उसमें लिखोगे कि मैं इंजीनियर हूँ, ऐसा हूँ, लाइक इंजीनियर हूँ, इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें भर दो, तुम्हारा प्रोफाइल तैयार। अपने अचीवमेंट्स वगैरह उसमें डाल दो। इसके बाद तुम अपने इंजीनियरिंग फील्ड में जितने भी लोग होते हैं ना, उन सबसे कनेक्ट करना चालू करो। उन सबसे जब तुम कनेक्ट करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। तुम बहुत सारे इंजीनियर से कनेक्ट हो जाओगे, बहुत सारे कंपनी से कनेक्ट हो जाओगे। और हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना कि लिंक्डइन प्रोफाइल अगर तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुमने उसमें ढेर सारे अचीवमेंट्स डाल रखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रखी हैं अपने स्किल्स के बारे में, तो तुम किसी भी कंपनी को अगर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भेजोगे ना, तो वो इम्प्रेस हो जाएगी तुमसे। वो इम्प्रेस हो जाएगी कि हाँ भाई बंदा काफ़ी सही है, काफ़ी काम वाम करके रखा है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हें इंटर्नशिप और प्लेसमेंट वगैरह मिलने में आसानी हो जाती है, लाइक एक अच्छा इमेज बनता है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारी प्रोफाइल अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो तुम्हें सामने से ही कभी कभी ऑफर आ जाते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, मुझे आज मुझे भी 1-2 ऑफर आए हैं आज, एक तो आज ही आया है। देखो यहाँ पे ये कंपनी है क्यूब डॉट्स HR। क्यूब डॉट्स करके कोई कंपनी थी, इसने आज खुद ही मुझे सामने से मैसेज किया है। पढ़ो यहाँ पे, इसको रिएक्ट डेवलपर चाहिए। मैंने अपने प्रोफाइल में लिख रखा है कि मुझे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट आती है। देखो, रिएक्ट जेएस डेवलपर विथ एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। इससे क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ना रिएक्ट जेएस। अब इससे लिंक्डइन इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है ना कि जितने भी लोग हैं टोटल, लाइक जिनको रिएक्ट जेएस डेवलपर चाहिए, वो यहाँ पे जाके रिएक्ट जेएस डेवलपर खोजते हैं ना, तो लिंक्डइन सबको शो करने लगता है, उन कंपनीज को दिखाने लगता है हाँ भाई ये बंदा अच्छा है रिएक्ट में,
ये बंदा अच्छा है रिएक्ट में, उसको सारे सजेशंस देगा। और उसके लिए तुम्हें अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अपना रेज्यूमे डाल दिया है, अपने प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं, अपने सारे सर्टिफिकेट्स डाल रखे हैं, कॉलेज में जो सब क्लब में चलाता हूँ वो सब डाल रखे हैं, मैंने जहाँ जहाँ इंटर्नशिप्स वगैरह कर रखी है, कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, सब कुछ डाल रखे हैं। मैंने अपना जो प्रोफाइल है बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखा है। तो अगर तुम्हारा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है लिंक्डइन पे, तो इसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि तुम्हारे नेटवर्क बहुत अच्छा, नंबर 1 नेटवर्क बनेगा तुम्हारा, नंबर 2 कंपनीज को जब तुम अपना लिंक्डइन प्रोफाइल भेजोगे जॉब के लिए तो तुम्हें हायर प्रायोरिटी देगी अगर तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है तो। एंड नंबर 3 ऐसा कह सकते हैं कि अगर तुम्हारा प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है तो कंपनी सामने से भी अप्रोच कर सकती है तुम्हें इंटर्नशिप्स और जॉब के लिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, स्टैक ओवरफ्लो। तो देखो यार, स्टैक ओवरफ्लो पे मेरा अकाउंट है बट मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मैं हार्दिक के रिस्पेक्ट में ये चीज़ बताता हूँ। स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया के कोई भी लोग अपना टेक्नोलॉजी रिलेटेड डाउट्स पूछते हैं, कोडिंग रिलेटेड या प्रोजेक्ट रिलेटेड। लाइक लेट से तुम्हें C++ नहीं आता, कोई एक क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें इंटरनेट पे कहीं नहीं मिल रहा, तो तुम स्टैक ओवरफ्लो पे जाके क्वेश्चंस पूछो, सामने से अगर वहाँ पे लगभग आंसर्स मिल ही जाते हैं, और अगर आंसर नहीं होगा ना तो कोई और तुम्हें उस C++ का आंसर दे देगा। C++, जावा, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज या कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड डाउट्स जो तुम्हारा कोडिंग या प्रोजेक्ट बेस्ड होता है या कंप्यूटर बेस्ड होता है, वो सबके सॉल्यूशन स्टैक ओवरफ्लो में मिलते हैं। ठीक है, अब क्या है, तुम तुम्हारा सॉल्यूशन के लिए जाते हो, बट तुम चाहो ना तो किसी के डाउट का तुम आंसर भी दे सकते हो। अगर किसी ने डाउट पूछा है तो तुम उसका आंसर भी दे सकते हो। अगर तुमने आंसर दिया किसी के डाउट का तो वहां पे तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको रेप्यूटेशन हम लोग बोलते हैं। लाइक रेप्यूटेशन बढ़ता है तुम्हारा। तो जब भी किसी का डाउट तुम क्लियर करोगे ना, और लोगों को अगर वो डाउट पसंद आया, उस डाउट का आंसर तुम्हारा पसंद आता है, तो लोग तुम्हें इंडोर्स करते हैं, बेसिकली पॉइंट्स लाइक करते हैं, जिससे तुम्हारा रेप्यूटेशंस बढ़ता है, पॉइंट्स बढ़ते हैं। तो अगर स्टैक ओवरफ्लो में तुमने काफ़ी पॉइंट्स बढ़ा रखे हैं, तो जब तुम अपना रेज्यूमे बनाओगे तो उसमें तुम अपना स्टैक ओवरफ्लो का अकाउंट दे सकते हो। इससे क्या होगा ना, कंपनी को दिखेगा कि भाई बंदों को दूसरे का डाउट भी सॉल्व करना आता है, मतलब ज़रूर इस बंदे के अंदर कुछ बात है, ज़रूर इस बंदे को टॉपिक्स पे कमांड है, तभी तो ये दूसरों के भी डाउट सॉल्व कर पा रहा है, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए स्टैक ओवरफ्लो जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है CV में दिखाने के लिए। हार्दिक का इस पे 500 से ऊपर, 500 से ज़्यादा रेपुटेशन है। लाइक हार्दिक फ्लटर में बहुत अच्छा है। हार्दिक क्या करता है, फ्लटर के जब भी कोई डाउट्स आते हैं, किसी को जानना होता है, तो हार्दिक उसको उसका आंसर दे देता है। तो इससे क्या होता है, हार्दिक लाइक अगर उनको हार्दिक का आंसर पसंद आता है तो लोग उसको लाइक करते हैं उसके आंसर को, और उसी लाइक से हार्दिक का रेपुटेशन बढ़ रहा है, और ये अब हार्दिक अपने रेज्यूमे में भी ऐड करता है। नेक्स्ट चीज़ आते हैं मीडियम पे। तो ये दोनों का प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस तुम समझ गए। मीडियम, इसको मैंने 3rd पे रखा है, ये थोड़ा कम प्रायोरिटी पे है, ये उतना भी ज़रूरी नहीं होता बनाना। बट हाँ देखो, लिंक्डइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बनाना, लाइक ये तो बनाओ, ये नहीं रहेगा तो भाई कनेक्शंस नहीं बनेंगे, लाइफ आसान नहीं होगी प्लेसमेंट को लेके। उसके बाद आते हैं स्टैक ओवरफ्लो पे। तो यार स्टैक ओवरफ्लो पे अगर तुम कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी है तो उतनी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। इसी तरह से मीडियम भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी बता देता हूँ। मीडियम एक ब्लॉग राइटिंग प्लेटफॉर्म है। लाइक तुम इस पर ब्लॉग्स लिख सकते हो, ब्लॉग मतलब समझते ही होंगे। तुम मान लो ऐप डेवलपमेंट में कैसे स्टार्ट किए, किस तरह से ऐप डेवलपमेंट में तुम घुसे, इसके ऊपर तुम पूरा एक ब्लॉग लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो कि सबसे पहले मुझे ये नहीं आता था, मैंने ऐसे ऐसे स्टार्ट किया, ये टेक्नोलॉजीज पढ़ी। या किसी भी टॉपिक पे, लेट से तुम्हें जावा के ऊपर लिखना है, पाइथन के ऊपर लिखना है, पाइथन क्या टेक्नोलॉजी है, दुनिया में जितने भी मन में है ना, तुम चाहो इस पर स्टोरीज भी लिख सकते हो। बट अगर तुम इस पर टेक रिलेटेड ब्लॉग्स लिखते हो, टेक रिलेटेड ब्लॉग्स मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्लॉग्स, तो समझ लो कि यार तुमने इस पे 5-10 ब्लॉग्स लिख रखे हैं, उसको लोग लाइक भी कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे इस मीडियम अकाउंट पे ढेर सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉग्स पे लाइक्स हैं, तो तुम इसको भी रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर तुम्हारा अच्छा खासा रेपुटेशन है मीडियम पे, तुम्हारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉग्स पे, तो वो लोग तुम्हें थोड़ा सा एक समझते हो ना, थोड़ा सा एक मन में एज बनता है इंटरव्यूअर के। वो लोग सोचेंगे कि हाँ भाई बंदा काफ़ी अच्छा समझा पाता है, किसी किसी टॉपिक्स पे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स पे काफ़ी अच्छा लिखता है, जिसको लोग लाइक भी करते हैं। तो ये हो गया। बट हाँ, लिंक्डइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
स्टैक ओवरफ्लो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट और मीडियम थोड़ा सा और कम इम्पॉर्टेंट, बट हाँ लिंक्डइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं प्लेसमेंट पे। अब तुमने अपना सारा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ये सारे तीनों, तो अब इसके बाद आते हैं प्लेसमेंट्स पे। प्लेसमेंट आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइक इसी के लिए मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। रुक जाओ, भैया हाँ बोलना। आई गेस इतनी सारी स्टोरीज हैं तो प्लेसमेंट रिलेटेड भी कुछ तो होगा ही आपके पास मटेरियल। अभी से हो गए या प्लेसमेंट बताने के बाद, मतलब टाइम का भी देखना है एक्चुअली अपन को। तो सो Story प्लेसमेंट के बाद एक सुनाता हूँ लास्ट स्टोरी, ठीक है। सो चलो प्लेसमेंट पे आते हैं। प्लेसमेंट में सबसे पहले यहाँ पे अगर तुम लोग आए हो तो प्लेसमेंट के लिए ही आए हो। हर किसी का मेन मोटिव यही होता है कि भाई कॉलेज लिए तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। तो यहाँ पे नंबर 1 चीज़ ये है कि प्लेसमेंट यहाँ पे सेंट्रलाइज होती है। तो मैं जो भी बात करूँगा सेंट्रलाइज्ड एस्पेक्ट में करूँगा, और इसमें भी हम लोग ऑफ कैंपस करेंगे और इन कैंपस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो इन कैंपस में क्या होता है, वीआईटी भोपाल तुम्हें कंपनीज ला के तुम्हारे सामने प्लेट में रख देती है, उनको वहां से कॉम्पीट करके लेना तुम्हारा काम है। कॉलेज का काम नहीं है तुम्हारा प्लेसमेंट लगवाना, कॉलेज का काम है कंपनीज ला के देना, ठीक है। हर कॉलेज का यही काम होता है, कंपनीज ला के देना। तो ये वीआईटी भोपाल तुम्हारे लिए करेगा। हाँ, और उसमें कुछ कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं, जो यहाँ पे सुनते हो ना 100% प्लेसमेंट, तो वो कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर तुम वो क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे हो तो ही तुम इन कैंपस में कंपनी तुम्हारी गारंटी लेगी। और अगर तुम्हारी नहीं लग पा रही है तो कॉलेज को टेंशन है कि भाई इसका लगवाओ। तो वो उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करके, क्राइटेरियाज आगे मैं बताऊंगा, बट अगर तुम एक सर्टेन क्राइटेरियाज फॉलो कर रहे हो, सर्टेन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हो, तो जो कॉलेज कंपनीज लाके दे रही है उसमें से तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा कॉलेज गारंटी लेती है। नेक्स्ट आते हैं, तो समझ गए इन कैंपस का मतलब। इन कैंपस का मतलब होता है कि कॉलेज कंपनीज लाके देगी, तुम्हें उसे खुद क्रैक करना है। ऑफ कैंपस में क्या होता है, तुम्हें कंपनीज के पास खुद जाना पड़ेगा। कंपनीज अपने अपने जगह पे बैठी हुई हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तुम्हें खुद उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम इंटरव्यू सब तुम्हारा बाहर होगा, उसमें कॉलेज कोई हेल्प नहीं करने वाला, उसको कहते हैं ऑफ कैंपस, ठीक है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कहाँ कहाँ से मिल सकती है, तो लिंक्डइन के थ्रू तुम कंपनी के एचआर्स को अप्रोच कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ना, देखो ये वाला जो मुझे आया था, इसमें देखो लिखा हुआ है cube.hr। एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। एचआर लिखा हुआ है ना, तो मतलब समझ लो उस कंपनी में इस बंदे का काम ही है लोग लाके देना, एम्प्लॉयज लाके देना। तो जितने भी एचआर होते हैं ना, सबका लिंक्डइन प्रोफाइल होता है। तुम्हें अलग अलग कंपनीज के एचआर के पास जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो लोग तुम्हारा जॉब देंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, लिंक्डइन के थ्रू तुम कर सकते हो। नेक्स्ट चीज ग्लासडोर। ग्लासडोर जो है ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जॉब्स के लिए। लाइक दुनिया की जितनी भी कंपनीज है ना, उनको अगर ऑफ कैंपस हायरिंग करनी होती है तो वो ग्लासडोर पे एडवर्टाइज करते हैं खुद को। अपना हायरिंग का वो जो नोट होता है वो ग्लासडोर पे डालते हैं। ग्लासडोर पे अकाउंट बनाओ, वहाँ पे अप्लाई करो और फिर तुम जॉब वहाँ से लाइक शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह और जो भी इंटरव्यू कोडिंग राउंड वहाँ से होगा। नेक्स्ट चीज, तुम कोडिंग हैकाथॉन्स के थ्रू भी ऑफ कैंपस इंटर्नशिप निकाल सकते हो। कल मैंने एक प्लेटफॉर्म का नाम बताया था, याद है, हैकर रैंक। हैकर रैंक नाम करके बताया था ना, तो हैकर रैंक, हैकर अर्थ और भी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है, लाइक लीड कोड का पता नहीं, लेकिन हाँ हैकर रैंक और हैकर अर्थ जो है ना, ये सब महीने में 1 बार या 2 बार, जैसे हैकर अर्थ पे तो हफ्ते हफ्ते में चलता है और हैकर रैंक पे महीने में 1 आध बार कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनीज वहाँ पे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स लेती है, तुम्हें उसमें जाना है, अप्लाई करना है, कोडिंग कंपटीशन में अप्लाई करना है, ठीक है। कोडिंग कंपटीशन का रूल साफ है, तुम्हारा एआई प्रॉक्टर्ड होगा, कैमरा तुम्हारा ऑन रहता है, तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन रहता है, तुम्हारे पास एक टाइम लिमिट होती है, तुम्हारा स्क्रीन फुल स्क्रीन में आ जाएगा, तुम चीटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब तुम्हारा ज़्यादा दिमाग लगा दिए चीटिंग वीटिंग का तो वो अलग सेंस है,
बट हाँ AI प्रॉक्टर्ड होगा, तुम वहाँ चीटिंग नहीं कर सकते हो, तुम्हें वहाँ पे कोडिंग का एग्जाम देना है। कोडिंग का तुम एग्जाम दोगे और उसके बाद अगर लेट से तुम उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, पूरी इंडिया में जितने भी लोग हैं ना उस कंपनी के लिए एलिजिबल, वो सारे लोग वहाँ पे कोडिंग एग्जाम दे रहे होंगे। अगर तुम शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तुमसे तुम्हारा रेज्यूमे वगैरह मांगेंगे, फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा और फिर तुम्हारी प्लेसमेंट लग जाएगी। ये सीन होता है ऑफ कैंपस का हैकाथॉन्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या होता है, रेफरल। आजकल सबसे ज्यादा चलता है रेफरल। अगर किसी के भैया दीदी सीनियर पड़ोसी कोई भी किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो चाहे ना तो तुम्हारे नाम का रेफरल दे सकते हैं अपने HR को। तो चलो रेफरल वाले सिस्टम को समझते हैं। लेट्स से निशांत, ठीक है, निशांत तुम्हारा सीनियर है, निशांत कंपनी में काम करता है, निशांत का लेट्स से अमेजॉन कंपनी में निशांत काम कर रहा है, ठीक है। तुम एक जूनियर हो, तुम निशांत को बोलोगे भैया कंपनी में मेरा रेफरल दे दो ना, मुझे भी जॉब चाहिए अमेजॉन में। निशांत क्या करेगा, तुम्हारा रेज्यूमे देखेगा, निशांत को लगेगा हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, ये बंदे का रेज्यूमे काफ़ी स्ट्रांग है, इसका रेफरल दूंगा तो ये एग्ज़ाम निकाल लेगा और इसका लाइक ये डिजर्विंग बंदा है, ये जॉब डिजर्व करता है अमेजॉन में। निशांत तुम्हारा रेज्यूमे लेगा, रेज्यूमे लेके अपने HR को दे देगा, बोलेगा भाई ये जो रेज्यूमे देख रहे हो ये मेरा एक जूनियर है, बहुत मस्त बंदा है इसका तुम इंटरव्यू लो, बहुत खतरनाक बंदा है, कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, ठीक है। तो निशांत ने रेज्यूमे दे दिया HR को। अब HR के पास क्या है ना, अब HR तुम्हें शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, HR सीधे तुम्हें कॉल करेगा कि हेलो मिस्टर XYZ, आपके जो सीनियर हैं मिस्टर निशांत मिश्रा, इन्होंने आपका रेफरल दिया है, सो क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब पे। तो तुम बोलोगे हाँ डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ। तो वो बोलेगा अच्छा तो मैं आपको एक ईमेल भेज रहा हूँ टेस्ट के लिए, ईमेल पे तुम्हारा एक लिंक आएगा, उसको खोलो, कोडिंग का एग्जाम दो। अगर तुम्हारा कोडिंग का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाएगा। इंटरव्यू में तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और इंटरव्यू ज़्यादा टफ नहीं होगा, रीज़न निशान ने तुम्हारा रेफरल दे रखा है, तो उसके मन में ऑलरेडी एक एज बना दिया है निशान ने कि भाई मस्त बंदा है ये। तो वो तुम्हें कुछ सर्टेन बेसिक क्राइटेरियाज पे जज करेगा, थोड़ा उसका मूड थोड़ा उल्टा सीधा रहा तो ज़्यादा भी जज कर सकता है, ज़्यादा चीज़ें करा सकता है। बट हाँ रेफरल के थ्रू ये जो सारे प्रोसेस होते हैं ना ये आसान हो जाते हैं और एट दी एंड तुम्हारा जॉब काफ़ी आसानी से लग सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इसने तुम्हारा रेफरल दे दिया, तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन बना, तुम्हारे साथ सारी चीज़ें डायरेक्ट हो रही है। बट इन कैंपस और ऑफ कैंपस में तुम्हें कंपटीशन में फाइट करना पड़ता है। तो रेफरल वाले सिस्टम में ना तुम इस कंपटीशन से बच जाते हो। तो इस वे में तुम्हारा लग गया रेफरल के थ्रू जॉब, और जैसे ही तुम्हारा जॉब लग गया ना तो निशांत को भी एक पैसे मिलेंगे, क्योंकि निशांत ने तुम्हारी जॉब लगाई, तुम्हें तो पैसे मिल रही है बट निशांत को भी पैसे मिलेंगे। रीजन, निशांत ने कंपनी को एक वैल्यूएबल बंदा ला के दिया है, तो निशांत इसी वजह से तुम्हारा रेफरल दिया। समझ रहे हो, निशांत भी एक नंबर का चिंदी इंसान है। तो निशांत ने इसी वजह से तुम्हारा रेफरल दिया था, क्योंकि तुम डिजर्विंग बंदे थे, तुम यहाँ से जाओगे कंपनी में काम करोगे और क्योंकि तुम सिलेक्ट हो जाओगे, निशांत को पहले से पता था, इसलिए निशांत ने रेफरल दिया और निशांत को पैसे मिले। बट लेट से तुम ही पढ़ाकू नहीं थे, तुम गए, पता चला इंटरव्यू में उल्टा सीधा बोल दिए, इमेज खराब कर दिए, कंपनी ने देखा कि भाई ये निशांत कैसा इंसान है यार, ये तो ऐसा बंदा ला के दे दिया, इसको तो कुछ आता ही नहीं। तो इससे क्या होगा, निशांत की इमेज खराब हो जाएगी कंपनी में। अब निशांत किसी और की जॉब लगवाना चाहेगा ना, तो HR बोलेगा ना 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 भाई तू सही इंसान नहीं है, तू मेरा बस टाइम वेस्ट कराता है उल्टे सीधे लोगों को लाके। तो निशांत के लिए क्या होगा, निशांत का आगे वो कमाई वाला जो प्रोसेस है ना वो रुक जाएगा। तो निशांत हमेशा अच्छे बंदों का ही रेफरल दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इन कैंपस ऑफ कैंपस की बातें। ऑफ कैंपस में मैंने बता दिया लिंक्डइन के थ्रू, ग्लासडोर या फिर कोडिंग हैकाथॉन या फिर रेफरल, ये 4 तरीके होते हैं ऑफ कैंपस निकालने के। आते हैं अगले पे। अब क्योंकि तुम जॉब में बैठ रहे हो तो कंपनीज 2 टाइप्स आती हैं, सबसे पहले मास रिक्रूटर और एक प्रोडक्ट बेस्ड। अच्छा कोई अभी बता सकता है कितने लोग ये देख रहे हैं मीटिंग, निशांत या कोई भी? 331 attending and there are 17%. ओके चलो सही है, ठीक है। टीम में जितने भी लोग हैं ना उन लोग को पहले से प्रेजेंटर बनाते रहना, ठीक है। वो निशांत से मेरी बात हो गई है, तो टीम के जितने भी लोग हैं उनको पहले से प्रेजेंटर बना के रखना सबको। अगली चीज अब हम लोग डिस्कस करते हैं मास रिक्रूटर और प्रोडक्ट बेस्ड। मास रिक्रूटर में जितने भी कंपनीज है ना, नाम से ही पता चल रहा है मास रिक्रूटमेंट, बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट। एक बार कंपनी आएगी,
100 लोगों को लेके चली जाएगी, कंपनी आएगी 400 लोगों को लेके चली जाएगी। प्रोडक्ट बेस्ड में क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड में तुम्हारा आती है कंपनी 3 से 4 लोगों को लेके जाती है, बहुत कम लोगों को लेके जाती है, 3 4 5 ऐसा, कभी कभी 10। अमेजोन नहीं, अभी कोई एक कंपनी आई थी अमेरिकन एक्सप्रेस करके, वो 10 लोग को लेके गई। अमेजोन आई थी, वो शायद 3 4 को लेके गई। माइक्रोसॉफ्ट आई थी, तब बस 2 लोगों को लेके गई। तो प्रोडक्ट बेस्ड जो होती है ना, वो ज़्यादा लोगों को लेके नहीं जाती। प्रोडक्ट बेस्ड को एग्जाम क्रैक करना भी मुश्किल होता है, प्रोडक्ट बेस्ड में सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होता है, मास रिक्रूटर में आसानी से हो जाता है। ठीक है, इनको तुम ऐसा भी कह सकते हो, मास रिक्रूटर को ना सर्विस बेस्ड कंपनी बोलते हैं और प्रोडक्ट बेस्ड को प्रोडक्ट बेस्ड ही बोलते हैं। डेफिनेटली प्रोडक्ट बेस्ड नाम से ही पता चल रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड। इनके पास इनका खुद का प्रोडक्ट है। अमेजोन वो ऑलरेडी प्रोडक्ट बना के रखा है, अमेजोन ही उसका प्रोडक्ट है, उसका एलेक्सा है, उसका वेबसाइट है अमेजोन की, अमेजोन का अलग अलग चीज़ें हैं। तो अमेजोन के पास उसका खुद का प्रोडक्ट है, वो तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजीज पे काम कराएगा, वो अपनी चीज़ों पे तुमसे काम कराएगा। बट जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है ना, नाम से ही पता चल रहा है सर्विस बेस्ड, वो तुमसे दूसरों का सर्विस कराएगी। लेट से एक कंपनी है XYZ, वो सर्विस बेस्ड कंपनी है। उस कंपनी का काम क्या होता है ना, वो बाहर के क्लाइंट्स को पकड़ती है, उनको अगर कोई सॉफ्टवेयर बनवाना होता है तो ये कंपनी जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, ये क्लाइंट को बोलेगी ना, अच्छा सर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, टेंशन नॉट, मैं आपको बनवा के दूंगा। अब ये जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, ये अपने सारे एम्प्लॉयज से उस क्लाइंट का सॉफ्टवेयर बनवाएगा। तो ये क्लाइंट से, ये समझ लो एक मीडियम है क्लाइंट के बीच में और इंजीनियर्स के बीच में। ये कंपनी इंजीनियर्स हायर करती है और अपने क्लाइंट्स के सॉफ्टवेयर बनवाती है। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज दूसरों के टेक्नोलॉजीज पे काम करेगी, उनके अकॉर्डिंग, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से, और उनसे पैसे लेगी। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का खुद का प्रोडक्ट होता है, वो खुद के प्रोडक्ट पे तुमसे काम कराती है और वो प्रोडक्ट से तो वो अर्निंग करती ही है। ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको मास रिक्रूटर भी बोलते हैं सर्विस बेस्ड को। यहाँ पे बहुत मास स्केल पे लोगों को लिया जाता है, प्रोडक्ट बेस्ड में काफ़ी स्मॉल स्केल पे लिया जाता है। और मैंने ये भी बता दिया कि ये जो मास रिक्रूटर है, ये क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट्स करते हैं, बट जो प्रोडक्ट बेस्ड है वो खुद के प्रोडक्ट पे काम कराते हैं। मास रिक्रूटर का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा इजी होता है, जो तुम लोग अभी पाइथन वगैरह पे पढ़ रहे हो ना, लूप्स वगैरह, वही सब आता है मास रिक्रूटर के एग्ज़ाम में। उनके एग्ज़ाम में यही सब आएगा, एरे वगैरह का क्वेश्चन आएगा, सर्चिंग सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, प्राइम नंबर निकालो, पैलिंड्रोम निकालो, एंगस्ट्रॉम निकालो, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इतने भी सिंपल नहीं आते, थोड़ा सा लेवल होता है उनका, घुमाया हुआ होता है, बट यही सारी चीज़ें आती हैं। बट जो प्रोडक्ट बेस्ड का होता है वो इतना आसान नहीं होता। इनका जो एग्ज़ाम होगा ना, उनमें थोड़ा लेवल हाई होगा। इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारा एग्ज़ाम है उसमें 2 ही 3 क्वेश्चंस होंगे। इस वाले में अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 10-10 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 30-30 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। बट इधर तुम्हें 2 ही क्वेश्चन देंगे, और वो 2 क्वेश्चन में जो लेवल होगा ना, अगर तुमने मेहनत से प्रैक्टिस करके सारे कोडिंग्स और एल्गोरिदम्स सीखे हैं तो ही तुमसे ये एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। ठीक है, इतना आसान नहीं होता इनका एग्ज़ाम, इसके लिए मेहनत बहुत लगती है। बट मास रिक्रूटर का एग्ज़ाम तुम फर्स्ट ईयर में भी अच्छे से पढ़ लोगे तो निकाल सकते हो। अगले पे आते हैं। इसके बाद है इनका जो इंटरव्यू होता है मास रिक्रूटर का, ये मैक्स टू मैक्स 1 राउंड का होता है या 2 राउंड का होता है। तुम सबसे पहले कोडिंग एग्ज़ाम दिए, सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होने के बाद तुम्हारा 1 राउंड का इंटरव्यू होगा, उसमें तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ लेंगे। प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में पूछने के बाद वो तुमसे कुछ जनरल बातें कर लेंगे, कुछ टॉपिक्स पे, जैसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कि प्रोसेसर कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, बेसिकली ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर राउंड 2 होगा तुम्हारा, राउंड 2 कहलाता है HR राउंड। HR राउंड में तुम्हारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब मैं कुछ सीनियर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलता हूँ कि सेकेंड राउंड में क्या होता है। सेकेंड राउंड होता है HR राउंड। उसमें क्या होगा, तुमसे ना तुम्हारी मेंटेलिटी जानने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे पूछेंगे कि लेट से तुम्हारे काम को कभी कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा कंपनी में, तो तुम बहुत डिमोटिवेटेड चल रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा वर्क इफिशिएंसी घट जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे? या लेट से कंपनी तुम्हें सुबह से रात तक 10 घंटे काम करा रही है, तुम बहुत टेंशन में चल रहे हो, तो तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, कैसे कोप अप करोगे?
ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद फिर तुमसे ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि तुम कंपनी में अगर काम करोगे तुम कितने क्रिएटिव हो, कंपनी को क्रिएटिव लोग चाहिए, तुम कितने क्रिएटिव हो। या फिर ये सब पूछ सकते हैं जैसे कि तुमने कितने क्लब्स में, तुम कॉलेज में किस क्लब्स में थे, तुम्हारा पैशन क्या है, तुमने कॉलेज में क्या क्या अलग किया। अब जैसे मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा मैं बच्चों को पढ़ाता था, मैं ये बोलूँगा HR राउंड में। तुमसे हो सकता है पूछ सकते हैं, तुम बोल सकते हो मैं क्रिकेट खेलता था, मैं बहुत स्पोर्ट, मेरे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप है। ऐसा क्वेश्चंस आते हैं HR राउंड में, ठीक है। उसी तरह से अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड में जाओगे ना, तो यहाँ पे 1-2 राउंड का भी इंटरव्यू हो सकता है और कभी कभी 7-7 राउंड का भी इंटरव्यू होता है। किसी कॉलेज, मैं बता रहा हूँ, एक मेरा एक फ्रेंड है, उसकी दीदी का भी माइक्रोसॉफ्ट में लगा है, उनका 7 राउंड का इंटरव्यू हुआ था। कोडिंग एग्जाम तो उन्होंने क्रैक किया ही माइक्रोसॉफ्ट का, उसके बाद 7 राउंड में इंटरव्यू हुआ था। पहला राउंड टेक्निकल राउंड, सेकेंड राउंड में कोडिंग का क्वेश्चन दे दिए, थर्ड राउंड में और कोडिंग का क्वेश्चन दे दिए, फोर्थ राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कॉलेज का जो सिलेबस में कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है ना, उनसे क्वेश्चंस पूछ दिए। वो सारे सब्जेक्ट्स आगे बताऊंगा, उसके टेंशन मत लो। तो वो सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ दिए, ऐसे करते करते 5 राउंड हो गए। फिर उसके बाद उनका भी HR राउंड होता है। ये जो मास रिक्रूटर है इधर भी HR राउंड होगा, प्रोडक्ट बेस्ड है इधर भी HR राउंड होगा। और जो HR राउंड होता है ना, वो सबसे लास्ट राउंड होता है, सबसे लास्ट। जब तुम्हारा सारा प्रोसीजर खत्म हो गया है तो HR राउंड होता है। फिर वहाँ पे तुमसे पूछा जाता है कि तुम कितने क्लब्स में थे, तुमने क्लब में क्या क्या सीखा, तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी है। ये सारी चीज़ें तुम्हारा HR राउंड में पूछा जाता है। तो यहाँ भी वो 4-5 टेक्निकल राउंड्स के बाद एक HR राउंड होता है। सिमिलरली अब मास रिक्रूटर में आते हैं, कंपनीज कौन कौन सी है। तो TCS, इन्फोसिस, ये सब कंपनीज है। अभी TCS अपने कॉलेज में आई थी और VIT के चारों कैंपस मिला के 300 लोगों को लेके गई। इसी तरह से अभी इन्फोसिस भी आई थी, तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो इन्फोसिस और कॉग्निजेंट भी आई थी, ये लोग भी आए थे, ये भी 200-300 लोगों को लेके जाएंगे चारों कैंपसेस मिला के। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट टोटल मिला जुला के 5 या 6 लोग को ले गई चारों कैंपस से। JP मॉर्गन लास्ट ईयर आई थी, इसने टोटल कैंपस मिला के 10 के आसपास लोग ले गए, 10 के आसपास लोगों को लेके गई थी JP मॉर्गन। इसी तरह से मॉर्गन स्टैनली है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, ये ज़्यादा लोगों को नहीं लेके जाती। तो ये हो गया सीन। स्टेप्स इन कैंपस प्लेसमेंट। अब कैंपस प्लेसमेंट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तुम बोलोगे भैया कॉलेज में हमें क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे। तो सबसे पहले पहला दिन होगा तुम्हारा, लाइक लेट से तुम 4th ईयर में हो, सबसे पहले तुम्हें एक ईमेल आएगा कंपनी का, लाइक लेट से आज माइक्रोसॉफ्ट आई है, तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक ईमेल आएगा, उसमें लिखा होगा कि जितने भी बच्चे जिनका 6 CGPA से ऊपर है, या अपना अपना क्राइटेरिया होता है, 6 CGPA, 7 CGPA, 8 CGPA, कंपनी के मूड पे। तो सबसे पहले आएगा कि जितने भी 6 CGPA से ऊपर वाले हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर कंपनी का अलग होता है। जितने भी बच्चे जिनका 6 CGPA से ऊपर है, जिनका कोई भी बैकलॉग नहीं है, बैकलॉग मतलब अभी तक इंजीनियरिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी में भी तुम फेल नहीं हो, और अगर तुम्हारे बोर्ड्स में 60.0% से ऊपर है, 60.0% या तो उससे ऊपर है, तो तुम मेरे कंपनी में फॉर्म भरो, ठीक है। तुम मेरे कंपनी का फॉर्म भर दो, और उसमें लिखा भी होता है कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, मैकेनिकल और बायो इंजीनियरिंग वाले नहीं भरेंगे। तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग क्राइटेरियाज है। तो इसी तरह से सबसे पहले एक आता है क्राइटेरिया शीट। तुम कहोगे तो मैं तुम्हें एक ईमेल दिखाता हूँ किस तरह से क्राइटेरिया शीट आता है, जो हमारे कॉलेज ने हमें भेजा। देखो, ये एडोब शीकोड्स करके एक एडोब की कंपनी आई थी। इसमें देखो इसने क्या बोला है, 10th एंड 12th में 70%, ये 7 CGPA या तो 70% एक्सपेक्ट कर रही है, 70% या फिर 7 CGPA कॉलेज में एक्सपेक्ट कर रही है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नो स्टैंडिंग एरियर्स, लाइक बैकलॉग एक भी नहीं होने चाहिए, इसने लिख दिया है। इस तरह से क्राइटेरियाज आते हैं। इसके अलावा और भी एक आध दिखा सकते हैं, ओनली फीमेल भी लिखा है, वो भी ध्यान देना। तो गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज आती है। ये देखो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स, कभी कभी कंपनी सिर्फ लड़कियों को ही लेने आती है, लड़कियों को थोड़ा एम्पावरमेंट मिल रहा है इस केस में। अच्छा, तो हम क्या जॉब छोड़ दें? क्या कर सकते हैं।
सो इधर देखो, ये गैप नाम की कंपनी है, गैप इंटर्नशिप के लिए हमारे पास आई थी। तो देखो इसने लिस्ट प्रोवाइड किया है कि इतने सारे कंपनीज, लाइक इतने सारे ब्रांचेस बीटेक के, कंप्यूटर साइंस, सीएससी का स्पेशलाइजेशन सारा इसमें मेंशन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मेंशन्ड है, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी बैठ सकते हैं, बट इसमें मैकेनिकल सिविल वाले नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे तुम देख लो क्या तुम इस ब्रांच के लिए, तुम्हारी ब्रांच के लिए एलिजिबल हो। अगर तुम सीएससी कोर के हो ना, तो तुम तो दुनिया के हर ब्रांच के लिए एलिजिबल हो, हर इंटर्नशिप, हर प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो। बट यहाँ पे तुम देख सकते हो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ मैच कर लेना है कि क्या ये तुम्हारे ब्रांच के लिए है या नहीं। उसके बाद देखो इसने क्या बोला, 60% चाहिए, 60% या फिर 6 CGPA चाहिए 10th और 12th बोर्ड में। उसी तरह से 6 CGPA एटलीस्ट चाहिए तुम्हारा, ये क्या कहते हैं, कॉलेज में, कॉलेज का जो CGPA अभी तक बना है। नेक्स्ट चीज, इसने पहले ही बता दिया कि मैं CTC 9 लाख पर ईयर का दूंगा, ठीक है। अगर तुम्हारी इंटर्नशिप क्रैक हो जाती है, तुम इंटर्नशिप पे अच्छा परफॉर्म करते हो, तो जॉब के टाइम पे तुम्हें 9 लाख का दूंगा, पहले ही बोल दिया है। और इसने ये भी बोल दिया है कि स्टाइपेंड 35,000 रुपये होंगे। तुम जब तक मेरी कंपनी में काम करोगे, उसका टोटल तुम्हें 35,000 मिलेगा 2 या 3 महीने का। इसमें यह भी लिख दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 24 सितंबर तक भर देना है, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसी तरह से तुम्हें कॉलेज का मेल आता रहेगा। देखो यहाँ placement@VIT भोपाल की तरफ से आया है। तो इसी तरह से हमें इन कैंपस में मेल आता है, और वो मैंने इंटर्नशिप का दिखाया, प्लेसमेंट के लिए भी इसी तरह से मेल आता है, और वो सारे क्राइटेरियाज होते हैं। हर कंपनी का क्राइटेरिया अलग होता है। कुछ कंपनी 6 CGPA एक्सपेक्ट करती है, कुछ कंपनी 7 CGPA एक्सपेक्ट करती है, कुछ कंपनी 8 करती है, और कुछ 8.5 करती है, और इक्का दुक्का ऐसी भी कंपनी आती है ना जो 9 CGPA एक्सपेक्ट करती है। तो आप बोलोगे कि भैया मैं कितनी कंपनीज के लिए किस में एलिजिबल हो पाऊंगा, तो वो बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हारा 7 CGPA से ऊपर है, 7 CGPA लाइक इंजीनियरिंग में, तो तुम मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए एलिजिबल हो। लाइक 7 CGPA है ना, तो तुम 70% कंपनीज के लिए एलिजिबल हो। बट अगर तुम्हारा 8 CGPA से ऊपर है, तो तुम 90% कंपनीज के लिए एलिजिबल हो। और ऊपर की वो जो 5, 6, 7 कंपनीज को अगर कंसिडर करें, तो 8.5 के ऊपर बना के रखना, लगभग हर एक कंपनीज के लिए एलिजिबल हो गए। अगर तुम्हारे 8.5 है ना, तो तुम सेफेस्ट जोन में हो। तो 8.5 मेंटेन करो। एक आध कंपनी बस होती है जो 9 CGPA एक्सपेक्ट करती है, बस एक दो, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, 1-2 कंपनीज होगी जो 9 CGPA एक्सपेक्ट करेगी। बट अगर 700 कंपनीज आ रही है ना, तो उसमें से 698 कंपनीज तुम्हारे 8.5 को जरूर ये एक्सेप्ट करने वाली है। बट लेट्स से अगर तुम्हारा CGPA कम जा रहा है, तो एटलीस्ट 7.5 जरूर रखना। 7.5 CGPA अगर तुम्हारा है, तो तुम मान के चलो कि तुम लगभग सारी कंपनीज में बैठ पाओगे, मोर देन 70% कंपनीज में बैठ पाओगे। इस टॉपिक को ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, क्योंकि यार हर कंपनी का क्राइटेरियाज अलग है। सीधे ये बोलूँगा, 6 CGPA है, 60% कंपनीज में एलिजिबल हो, 7 CGPA है, 70% कंपनीज में एलिजिबल हो, और सो ऑन, इसी तरह से चलता है। इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं डिस्क्राइब करते हैं। अब बोलोगे भैया मेरे बोर्ड में 60% से भी कम थे। कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनके 60.0% से कम है। तो जिनके 60.0% से कम है ना, उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। तुम्हारे लिए सुपर ड्रीम में तो यार नहीं आने वाली कंपनीज, इक्का दुक्का कंपनीज होगी जो बोर्ड में 60% से कम एक्सपेक्ट करती है। सुपर ड्रीम में समझ लो एक आधी कंपनी में तुम्हें बैठने मिलेगा। बट हाँ, रेगुलर और ड्रीम वाले में लगभग में 50% वो एक्सपेक्ट करते हैं बोर्ड का। तो चलो क्राइटेरियाज को साइड करते हैं। अब आते हैं स्टेप 2। तुमने क्राइटेरियाज, जैसे अभी कल क्राइटेरियाज आए थे, हम लोगों ने फॉर्म भर दिया है, गूगल फॉर्म भर दिया। ये सारे क्राइटेरियाज हमारे फुलफिल हो रहे थे, हमने गूगल फॉर्म भर दिया है। अब इसके बाद वो लोग क्या करेंगे, हमारा सारा रेज्यूमे को शॉर्ट करेंगे। हमारे रेज्यूमे को शॉर्ट करेंगे वो, हम सबका रेज्यूमे देखेंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन अच्छा है, कौन कौन सही बंदा है। सबका रेज्यूमे शॉर्ट करेंगे, और उसके बाद 2-3 दिन बाद, रेज्यूमे शॉर्ट होने के बाद हमारा कोडिंग एग्जाम का डेट आएगा कि ठीक है 1000 बंदों ने ये फॉर्म भरा था, हम VIT से 200-300 लोग, ये 300 लोग हैं, इन 300 लोगों को सॉर्ट कर रहे हैं, ये 300 लोग कोडिंग एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। और डेट दे देते हैं कि इतने तारीख को इतने बजे तुम्हारा कोडिंग एग्जाम है, और उस डेट को उतने बजे हमारा कोडिंग एग्जाम होता है। फिर जैसे ही कोडिंग एग्जाम होगा, उसमें 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 30 क्वेश्चन हो सकते हैं। कोडिंग एग्जाम तुम्हारा जैसे ही क्लियर हुआ तो तुम्हारा इंटरव्यू राउंड होगा। और इंटरव्यू राउंड में तुम्हें मैंने ऑलरेडी बता दिया, 2 राउंड हो सकते हैं,
मैक्स टू मैक्स 7 राउंड हो सकते हैं। इसके अंदर तुम्हारा टेक्निकल राउंड्स होंगे 3-4, लाइक मोस्ट ऑफ द टेक्निकल राउंड होते हैं, और एक HR राउंड होता है। HR राउंड में वही पर्सनैलिटी वाली बातें कि तुम खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, कौन कौन से क्लब में क्या क्या सीखा, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी है, उल्टी सीधे क्वेश्चंस। और फिर फाइनली तुम्हारा लग जाता है। अब देखते हैं कि यार अब मैंने पूरा प्रोसीजर तो बता दिया प्लेसमेंट का, अब तुम पूछोगे भैया हम लोग क्या क्या करें कि हमारी प्लेसमेंट लग जाए। तो सबसे पहली चीज़ यार, रुक जाओ, सबसे पहली चीज़ प्लेसमेंट के लिए कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक कोडिंग तो आनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो राउंड होता है ना, जब भी तुमने गूगल फॉर्म भर दिया कंपनी का, कंपनी ने तुम्हें सॉर्ट कर लिया, तो सबसे पहले वो तुमसे कोडिंग का एग्ज़ाम लेती है। तो कोडिंग का जो एग्ज़ाम होगा वो C++ और जावा मोस्ट ऑफ द कंपनीज अलाउ करती है। लाइक 100% कंपनीज में C++ या फिर जावा अलाउड होता है। तो ये दोनों कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करके तुम लिख सकते हो। तुम्हें पाइथन आती है तो भी दिक्कत नहीं, जावास्क्रिप्ट आती है कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत सारे लैंग्वेजेस अलाउड होते हैं, बट C++ और जावा यूनिवर्सल है, ये हर जगह यूज़ होती है। लाइक हर कंपनी इस लैंग्वेज में तो कोड लिखने देगी ही। पाइथन में कोई कंपनी दे सकती है, कोई नहीं दे सकती। इस तरह से DSA मैंने कल बताया था, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो ये दोनों लैंग्वेज का यूज़ करके तुम्हें DSA का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। C++ या फिर जावा का यूज़ करके DSA का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े हो सकते हैं, कंपनी जितनी बड़ी होगी उतना ही मुश्किल क्वेश्चन होगा। लाइक लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट है तो उतना ही टफ क्वेश्चन आएगा। तो DSA का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है C++ या जावा में। नेक्स्ट चीज़, कभी कभी क्या होता है, जो ड्रीम कंपनीज होती है या फिर जो थोड़ा कम पैकेज वाली होती है, वो 3-4 कोडिंग के क्वेश्चन देती है और 3-4 रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देती है। सो 3-4 एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस दे सकती है। एप्टीट्यूड इन द सेंस लाइक होता है ना कि यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है वो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं ना, इसका मामा वो था, उसकी नानी वो थी, उसकी चाची वो थी, तो इसका ये कौन लगे। तो बेसिकली रीजनिंग जिसको बोलते हैं, तो कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। कुछ कंपनीज तुम्हारा इंग्लिश का भी टेस्ट ले सकती है, ठीक है। जैसे कुछ मास रिक्रूटर कंपनीज होती है ना, वो इंग्लिश का भी टेस्ट लेती है। अब किस टाइप की कंपनीज किस टाइप का टेस्ट लेती है वो ऑलरेडी बता दे रहा हूँ। जितनी भी सुपर ड्रीम कंपनीज हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वो सिर्फ DSA कोडिंग का एग्जाम देगी और कुछ नहीं लेगी, ठीक है। मास रिक्रूटर्स आएंगे जो 100-200 लोगों को लेके जाते हैं, वो रीजनिंग एप्टीट्यूड भी लेंगे और DSA कोडिंग का भी एग्जाम लेंगे, ठीक है। और जो एकदम नीचे वाली कंपनीज होती है ना, एकदम नीचे वाली, जो जिसको रेगुलर बोलते हैं या फिर ड्रीम में भी होती है, तो ड्रीम और रेगुलर वाली जो कंपनीज होती है वो ये तीनों चीज़ों का एग्जाम ले सकती है। उनका कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता है वो DSA तो सबको ही लेंगे, हो सकता है वो एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन डाल दें, ग्रामर के भी क्वेश्चन डाल दें। तो ये सब टाइप के एग्जाम होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब इंटरव्यू में क्या होता है भैया, तो इंटरव्यू में सबसे पहला जो राउंड होगा, किसी भी कंपनी में जाओ तो पहला राउंड होगा कोडिंग क्वेश्चंस। वो तुम्हें सामने, अब कोडिंग एग्जाम तुमने दिया है ना, तो हो सकता है तुमने चीटिंग करके दिया हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो कंपनीज क्या करेगी, तुम्हें कोडिंग का क्वेश्चन सामने भी देती है, बेसिक से देती है, उतना टफ नहीं देती, सामने से 1-2 कोडिंग के क्वेश्चंस दे देगी। फिर तुम वो सारे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ही, और वो लोग उधर से देखते रहते हैं। पैरेलल कोलैबोरेटिव स्पेस होता है, तुम इधर से कोड लिखो, उधर से वो देखते भी रहते हैं। तो इधर तुम कोड लिख रहे हो, उधर से वो देख रहे हैं। तो ये सारे कोडिंग क्वेश्चंस तुम यहाँ पे लिखोगे, वो क्वेश्चंस देंगे, तुम कोड करोगे और वो उधर से देख रहे होंगे। तो कुछ कोडिंग क्वेश्चंस कराएंगे इंटरव्यू में। सेकेंड चीज़, वो तुमने अपने 4 साल में क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाया, वो तुमसे पूछेंगे कि क्या प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला। और अगर मान लो इंटरव्यूअर उस टेक्नोलॉजी से फैमिलियर होगा तो उसके अंदर में डेप्थ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे लेट से अगर तुम पाइथन का यूज़ करके कोई एक प्रोजेक्ट बनाए, तो पूछे कि उसमें कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ हुई। या लेट से अगर तुमने इफ एल्स लूप चलाया है तो इसका वर्किंग एल्गोरिदम क्या है, तुम लिख के दिखाओ यहाँ पे किस तरह से तुम्हारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो इस तरह से तुम्हारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चीज़, वो लोग जो तुम्हारा रेज्यूमे जो होता है ना, वो उनके हाथ में ऑलरेडी होता है। अब तुम इंटरव्यू राउंड में गए हो तो तुम्हारा रेज्यूमे उनके हाथ में ऑलरेडी है, तो वो तुम्हारे रेज्यूमे में पढ़ेंगे कि तुमने क्या क्या लिखा है, और उस रेज्यूमे में से पॉइंट्स उठा के तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे। समझ रहे हो, रेज्यूमे बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब लेट से तुमने रेज्यूमे में लिख रखा है कि तुम्हें AI आता है, तो तुमसे पूछेंगे AI के क्वेश्चंस। तो ये होता है इंटरव्यू राउंड में। ये हो गया पहला इंटरव्यू राउंड।
अब इसके बाद लेट से दूसरा इंटरव्यू राउंड में गए हो, तो वहाँ पे ना कॉलेज के अंदर ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम्हें जब भी ये सारे सेकेंड ईयर वाले अगर सुन रहे हो तो ज़रूर सुनो, ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे अभी चल रहे होंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, DBMS भी आएगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना, इंटरनेट से अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं ये तुम्हें कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे, बट कॉलेज में सिलेबस के हिसाब से पढ़ाए जाएंगे, वो इंटरव्यू के लिए सफिशिएंट नहीं है। और ये सब के लिए यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल है। तो ये सारे टॉपिक्स को तुम्हें क्लास में पढ़ने के साथ साथ खुद से भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है। नंबर 1 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। DBMS एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के ढेर सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चीज OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। रुक जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सब्जेक्ट है, ये भी काफ़ी उतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो ये वाला सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ लेना। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये भी एक सब्जेक्ट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। CAO, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम लोग बेसिकली प्रोसेसर्स का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं कि प्रोसेसर्स कैसे वर्क करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम लोग नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग सारा कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है वो सब समझते हैं। DBMS में डेटा को किस तरह से स्टोर और मैनेज किया जाता है सर्वर्स पे, वो सब पढ़ते हैं। और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी जैसे तुम्हारी इंग्लिश की क्लास लग रही है ना, 4 साल तक कोई ना कोई ऐसी इंग्लिश की क्लास लगते रहती है तो वहाँ पे तुम वो जो सारी चीज़ें सीखने वाले हो ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सामने वाले को तुम अपना मैसेज कन्वे कर पा रहे हो अच्छे से, तभी तो वो तुम्हें वैल्यू देगा ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू राउंड में। और एट द एंड अचीवमेंट्स, लाइक अगर तुमने हैकाथॉन्स जीते हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह जीत रखे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले करेगा तुम्हारे प्लेसमेंट में। तुम अगर वहाँ पे बोलते हो कि सर मैंने एक हैकाथॉन जीता है नेशनल लेवल, तो उनके मन में क्या आएगा कि बंदे को ज़रूर प्रोजेक्ट्स बनाने आते होंगे, इसने कुछ ज़रूर तगड़ा प्रोजेक्ट बनाया होगा या कुछ क्रिएटिव बनाया होगा, तभी तो ये क्या कहते हैं हैकाथॉन जीता है। तो एक तरह से उसके मन में एज क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली अगर तुमने कोई कोडिंग कॉम्पिटिशन जीत रखा है तो भी एज क्रिएट हो जाएगा, उनको फील होगा ना कि यार बंदे में कुछ तो बात है जिसके वजह से इसने कोडिंग कंपटीशन क्रैक किया, ये मेरी कंपनी के लिए अच्छा होगा, ये होता है। उसके बाद आता है HR राउंड। ये तो हो गया हमारा पहला राउंड का इंटरव्यू जिसमें टेक्निकल बातें होती हैं। फिर हमारा एक और राउंड हो गया इंटरव्यू का जिसमें कुछ सब्जेक्टिव चीज़ें आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। और एट द एंड जो सबसे फाइनल राउंड होता है वो होता है HR इंटरव्यू। HR मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे बहुत ही जनरल बातें पूछी जाती हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो नंबर 1 ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। लेट से कंपनी को चाहिए 4 बंदे, बट सिलेक्ट हो चुके हैं 10 लोग, तो वहाँ पे वो करा देंगे ग्रुप डिस्कशन, डिबेट वगैरह टाइप का सीन होगा। जो वहाँ पे अच्छा कर गया, जो डोमिनेट कर गया, जिसने अच्छा इंटरेक्ट किया, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया HR राउंड में। नेक्स्ट चीज़ वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज टेस्ट की जाती है। लाइक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ऐसा मान लो तुम एक लीडर हो, तुम्हारे नीचे 5 की टीम है, उस 5 की टीम में कोई एक बंदा है जो सबको डिस्टर्ब करता है, बाकियों को काम नहीं करने दे रहा, तो तुम कैसे सिचुएशन हैंडल करोगे। तो एक लीडर, अगर कभी तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो तुम इसका बहुत अच्छा आंसर दोगे। तो यही सारी क्वेश्चंस बेसिस पे तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटीज़ टेस्ट की जाती है। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि सर इस क्लब में मैं लीड पोजीशन पे था। जैसे हमारी कृतिका दीदी है ना जिनका 20 लाख का पैकेज लगा, वो हमारे अभी टेक्निकल में देखो जैसे सजल, अनिकेत, ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग अभी जैसे सजल यहाँ पे टेक्निकल हेड है वेब में, चैतन्य है, अनमोल है, ये लोग यहाँ पे साइबर में हेड है, AI में हेड है। तो ये लोग क्या है, इनके पहले हमारी दीदी हेड हुआ करती थी टेक्निकल की, तो कृतिका दी यहाँ पे हेड हुआ करती थी। तो उन्होंने हमें बताया कि उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, कैसे प्रूफ करो। तो दीदी ने बोला था कि हाँ, मैंने गीक्स फॉर गीक्स नाम का कॉलेज का सबसे बड़ा क्लब है, उसके अंदर मैं टेक्निकल हेड थी। तो वो समझ गए कि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है, तो उन्होंने 1-2 क्वेश्चंस पूछे और वो समझ गए लीडरशिप क्वालिटीज़ है। उसके बाद वो पूछते हैं पैशन वगैरह के बारे में, लाइक अगर तुम्हारा पैशन है चेस खेलना या क्रिकेट वगैरह, वो सब बताओ। अवार्ड्स क्या क्या जीत रखे हैं वो सब बता सकते हो कि हाँ मैंने स्कूल में एथलेटिक्स में था या मैंने कोई ओलंपियाड जीता था, ये सब बताओ।
उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर में तुम बता सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर इन द सेंस मतलब जो भी तुम्हें मूवीज देखना पसंद है या जो भी। तो HR राउंड में ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर इसके बाद तुम प्लेस हो जाते हो। अब हम लोग कुछ टिप्स देते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने बताया ना कि कोडिंग एग्जाम सबसे पहला दरवाज़ा है, सबसे पहला स्टेप है ये कोडिंग एग्जाम, यही तुम्हें क्रैक करना है और यही सबसे टफेस्ट होता है। बड़ी कंपनीज में तो यही टफेस्ट होता है, कोडिंग एग्जाम क्रैक करना। तो कोडिंग एग्जाम कैसे क्रैक करें, तो सबसे पहले तुमने कोडिंग कैसे शुरू करना है, कैसे सीखना है, वो सब तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करना है कोडिंग का। तो कहाँ पे करोगे, तो अगर तुम बिगनर हो, जैसे भी तुम फर्स्ट ईयर में तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो तुम सीखो और हैकर रैंक और हैकर अर्थ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजन यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन अरेंज्ड है, हैकर रैंक और हैकर अर्थ पे तुम्हारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन पड़े होते हैं, तो तुम यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब तुम थोड़ा मीडियम लेवल पे हो लाइक तुम सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो, तुमने अच्छी खासी कोडिंग सीख ली है, तुमसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब तुम्हें बढ़ना है थोड़ा कॉम्पिटिटिव डायरेक्शन में। लाइक तुम अब प्लेसमेंट के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो लीड कोड और इंटरव्यू बिट, ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे तुम बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंटरव्यू राउंड में ना एक चीज़ ऑब्जर्व किया गया है कि लीड कोड और इंटरव्यू बिट से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। लाइक लेट से एरे का कोई क्वेश्चन है, एरे पता नहीं तुम लोग समझते हो या नहीं, या फिर स्ट्रिंग समझ लो, स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन है, लीड कोड पे बहुत सारे स्ट्रिंग के क्वेश्चन है। तो ऐसा देखा जाता है ना यार कि इंटरव्यूअर्स जो आते हैं ना वो लीड कोड से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा के पूछ रहे हैं। तो अगर तुमने ढेर सारे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन कर रखे होंगे लीड कोड पे, तो तुम्हें दिखेगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने लीड कोड पे किया था। तो इंटरव्यू राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से लीड कोड काफ़ी और इंटरव्यू बिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़, अब तुम सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं तो सीधे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में ही जाऊँगा, मैं हूँ एकदम तगड़ा कोडर, तुम्हें बनना है एकदम प्रो लेवल का कोडर, तो कोड शेफ और कोड फोर्सेस सबसे टफेस्ट प्लेटफॉर्म है कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे ना तुम जाओ, अकाउंट बनाओ अपना कोड शेफ पे, एक से एक एकदम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस, इजी मीडियम हार्ड लेवल कर दो वहाँ पे और क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना कि एक क्वेश्चन करने में पूरा का पूरा रात बीत जाएगा, सुबह बैठे पता चला रात में जाके सॉल्व हो रहा है, एक से एक क्वेश्चन है बट यहाँ पे क्या होता है ना, तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते रहो, और जैसे जैसे तुम कॉम्पिटिशन जीतते जाओगे ना तुम्हें स्टार्स मिलते हैं उसके, और वो जो स्टार है ना बहुत वैल्यूएबल है। अगर तुमने किसी कंपनी में दिखा दिया कि मेरे कोड शेफ में 4 स्टार हैं, 3 स्टार हैं, 2 स्टार हैं ऐसा, तो वो सीधे सीधे बोलेगी भाई तू बहुत प्रो कोडर है, तू चल मेरे साथ, तेरा पहला राउंड तो एकदम इंटरव्यू एकदम क्लियर है। तो कोड शेफ और कोड फोर्सेस नाम के प्लेटफॉर्म पे अगर तुमने अकाउंट बना रखा है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स तुम फाइट कर रहे हो, तो कॉम्पिटिशन अगर तुम्हारा जो कोड का जिस हिसाब से सही होता है उस हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं, और जैसे जैसे तुम यहाँ पे स्टार्स बढ़ाते जाओगे ना तो उस हिसाब से तुम्हें समझ लो प्लेसमेंट में आसानी बढ़ते जाएगी। अगर तुमने 5 स्टार कर लिया ना तो तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। लाइक बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सब कंपनीज में सिलेक्ट होने के, क्योंकि बहुत ही तगड़ी कोडिंग होती है इधर। यहाँ पे इजी लेवल का भी होता है, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बट अगर तुम कॉम्पिटिशन्स फाइट करके स्टार्स बढ़ा रहे हो तो समझ लो बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगेगी। तो ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम कॉम्पीट कर सकते हो अपने कोडिंग स्किल्स के थ्रू। सो फाइनली यार बहुत ज़्यादा बता दिया प्लेसमेंट के बारे में, और अब तुम प्लेस्ड हो चुके हो, ठीक है। या तो तुम्हारी इंटर्नशिप लग गई, इंटर्नशिप के थ्रू तुम PPO निकाल लिए, प्री प्लेसमेंट ऑफर, और तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई, या तो तुमने प्लेसमेंट क्रैक किया और तुम्हारी जॉब लग चुकी है। सो फाइनली प्लेसमेंट वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा बोल दिया मैंने। हो मस्त था भैया। और बोलना है क्योंकि स्टोरीज आपने बोला था प्लेसमेंट के बारे में। हाँ यस, स्टोरीज। सो सेकेंड ईयर वालों को भी काफ़ी सही आइडिया लग गया होगा प्लेसमेंट का। काफी। अनिकेत तुम्हें समझ आया प्लेसमेंट का पूरा? हाँ भैया पूरा, और सॉरी थोड़ा सा लेट हुआ बट हाँ आ गया मैं। कोई नहीं। हाँ समझ गया काफी अच्छे से। समझ आ गया ना पूरा प्रोसीजर? मैंने ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह बता दिया, तो ये याद रखना अभी जो फर्स्ट ईयर में हो वो लोग ये करो, सेकेंड ईयर में हो वो भी ये करो। धीरे धीरे जब थर्ड ईयर तक आ जाओगे ना तो तुम खुद ही अवेयरनेस आ जाएगी तुम्हें, तुम ये करने लगोगे।
बट अगर तुम एकदम ये भी अच्छे से कर चुके हो या फिर तुम चाहो तो इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकते हो, ये एडवांस लेवल है। बट हाँ, इंटरव्यू पे ऐसा माना जाता है कि इस वाले प्लेटफॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान देना। पहले तो ये करो प्रैक्टिस के लिए, फिर ये दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। बस ये थोड़ा टफ होता है और ये थोड़ा मॉडरेट होता है। सुपर ड्रीम दोनों से ही क्रैक कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब तुम लोग को सुननी थी स्टोरीज तो यहाँ पे मेरे पास एक और स्टोरी है, उतनी फनी शायद ना लगे, बट ये मेरे साथ कोटा में हुआ था थोड़ा। तो ये स्टोरीज अभी तक किसी ने नहीं सुनी है, इवन निशांत को भी नहीं सुनाई है, तो ये सुनाता हूँ। तो क्या था ना कि जब मैं कोटा में था, मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हुआ करता था, बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं करता था। मैं जिस हॉस्टल में रहता था ना, जस्ट उसके पीछे एक गर्ल्स हॉस्टल था। और मुझे क्या है ना कि कोटा में लाइक बहुत मॉडर्न टाइप की लड़कियां दिखती हैं, मुझे कोई पसंद नहीं आती थी। बट मेरा थोड़ा जो चॉइस था ना, थोड़ा सिंपल साइड था, मुझे सिंपल लड़कियां अच्छी लगती थी। तो मेरा तो ध्यान कभी गया नहीं, बट वहाँ पे मुझे एक दिन एक लड़की दिखी जो बहुत ही सिंपल थी। और थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, फर्स्ट टाइम दिया, फिर उतना फोकस नहीं किया। नेक्स्ट डे से देखा यार वो मेरे ही इंस्टीट्यूट में पढ़ती है, सुबह सुबह मैं जाता था, वो भी बगल बगल से जाते रहती थी। तो मेरी तो हिम्मत थी नहीं ज़िंदगी में कभी बात करने की, मैंने कभी बात की नहीं। ऐसे ही एक दिन उधर जो लोग एलन में पढ़ चुके हो वो लोग जानते होंगे, आकाश इंस्टीट्यूट है ना एलन के जस्ट बगल में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा लाइक फूड स्टॉल वगैरह सीन है, लाइक फूड स्टॉल्स वगैरह होते हैं और सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे शाम में आके खाते हैं। तो मैं वहाँ पे बैठ के खा रहा था, और पता है वो जो लड़की थी ना, उसको पता था कि ये रोज रोज मुझे देखता है। तो मैं वहाँ बैठ के खा रहा था लाइक मसाला डोसा खा रहा था। वहाँ पे वो बनती आई, जस्ट मेरे बगल में बैठ गई, लाइक बगल वाले चेयर पे, बगल वाले टेबल पे। और मैं देख के थोड़ा नर्वस हो गया, तो मैं उधर नहीं देख रहा था, मैं खा रहा था अपना। तो उसने मेरे को बोला ना कि एक हेल्प चाहिए थी। मैं बोला हाँ बोलो। तो उसने बोला कि वहाँ पे जो शॉप है ना, वहाँ पे जीपे से नहीं ले रहे पैसे, तो क्या मैं आपको जीपे कर दूं और आप मुझे कैश थोड़ा दे देना। तो मैं बोला हाँ ज़रूर भाई, ये बंदी है, मना कैसे कर सकता हूँ। मैंने सोचा भी नहीं मेरे पॉकेट में पैसे हैं नहीं है। हाँ 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 दे दूंगा हाँ हाँ दे दूंगा। तो उसने बोला ठीक है जीपे करती हूँ। उसने जीपे कर दिए, जीपे मैंने देख लिया हाँ हो गया। पॉकेट में जब हाथ डाला ना, तो मैंने देखा मेरे पास सिर्फ कॉइन्स हैं, एक 2000 का नोट है और कॉइन्स हैं। जब मैंने ऐसे निकाला ऐसे ढेर सारा, फिर मैंने देखा यार उसको 40 रुपीज़ देना है, और मेरे पास जितने भी कॉइन्स है सब 1-1 रुपए के हैं। तो मैंने सारे के सारे 1-1 रुपए के कॉइन के फॉर्म में उसको 40 रुपए दिए, और वो ऐसे करके सारा ली, ऐसे ली हाथ में सारा 40 रुपए तक। और जो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत ही ज़्यादा उस पर हंस रही थी और मेरे पे, और वो सीन बहुत ही ऑकवर्ड क्रिएट हो गया था। उसने ऐसे लिए ढेर सारे 40 रुपए, और वो भी मुझे ऐसे देख रही है, और फिर 40 रुपए लेके गई और दुकान में दी। तो ऐसा सीन था। स्टोरी कैसी थी? थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी, इंटरेस्टिंग भी सुना सकता हूँ ऐसे एक। बढ़िया थी, आपने इनडायरेक्टली अपनी चॉइस बताई है ना भैया। नहीं भाई ऐसा नहीं है यार। हाँ हाँ यही है, इनडायरेक्टली बताइए, ज्यादा मॉडर्न। सब लोग नोट कर लो, अंकित ने अपने चॉइस बता दिया है। नहीं भाई नहीं। तो अपनी अपनी कैटेगरी सेट कर लो, और कुछ हो तो देख लेना, डीएम भी। एक और स्टोरी मैं सुना ही देता हूँ। You can DM me for Ankit's number. यस हमको कर सकते हो, हम स्पैम कर देंगे। अरे भाई बस चैट में डाल दूंगी थोड़ी देर बाद। अरे यार तुम लोग सुनो पहले ये बताओ कितने लोग देख रहे हैं, तो मैं एक और स्टोरी सुनाने का प्लान कर रहा था। कितने लोग देख रहे हैं अभी? 312 attendees. ओके, सो मैं नेक्स्ट स्टोरी सुना ही देता हूँ फिर। हाँ कर ही दो उद्घाटन। ये स्टोरी थोड़ी सी अजीब सी है, शायद तुम लोग को ट्रस्ट ना हो, बट ये लाइक फनी स्टोरी नहीं है, थोड़ी अलग सी स्टोरी है। अगर कोई कश्मीर साइड से हो, अगर उस साइड से हो तो ज़्यादा सीरियसली मत लेना, साइड में रखना। ये भी एक कोटा की स्टोरी है, बट ये फैक्ट है। मैं कुछ भी नाम या कुछ भी चीज़ रिवील नहीं करता। अंकित हाँ ये वाली स्टोरी रहने देते हैं भाई, ज्यादा ही थोड़ा हो जाएगा। लेट्स स्किप दिस वाली स्टोरी। कभी कोई टेलीग्राम पे आएगा तो गाइस वहाँ पे सुन लेना, ये वाली स्टोरी थोड़ी ज्यादा ही एक्सक्लूसिव है, एंड हम इशू में एक बार आ चुके हैं वैसे, इसलिए यहाँ पे नहीं करने देंगे। ऑल तो ये रिकॉर्डिंग सेशन है, इसलिए ऊपर से जीएफजी के नाम पे हो रहा है। अगर हम पर्सनल करते तो सुना सकते थे। हाँ ये वाले को छोड़ ही देते हैं यार, थोड़ा हाँ अजीब सी स्टोरी है। सॉरी फॉर दैट गाइस, बट नहीं सुना सकते वाली स्टोरी क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है।
किसी Okay, को so भी एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए हो तो भैया टेलीग्राम पे सेशंस लेते हैं, तो उसमें you'll get to hear such stories. You can join. अब ऐसा करता हूँ मैं, कुछ जनरल चीज़ें फिर लास्ट में ना मैं कॉलेज की कुछ फोटोज भी दिखा दूंगा तुम लोगों को। अब इसके बाद क्या करते हैं, चलो प्लेसमेंट वगैरह की बात हो गई, सारा टेंशन खत्म करते हैं। अब कुछ जनरल चीज़ें करते हैं, जनरल बातों में ध्यान देते हैं। लाइक अब तुम कॉलेज में आ तो गए हो, तो पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कॉलेज में। कॉलेज सिर्फ एक प्लेसमेंट के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। कॉलेज लाइफ, लाइक इंजीनियरिंग जो होता है ना, वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और भी सिखा देता है। हो सकता है तुम 3-4 साल बाद जॉब छोड़ करके कुछ और अच्छा कर रहे हो, तो वो सब के लिए ना तुम्हें अभी से ही प्लेटफॉर्म मिलता है कॉलेज में। बहुत सारा इन्वायरमेंट मिलता है जिससे तुम्हें सीखने को मिलता है। तो 4 साल में हमें क्या क्या सीखना है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले पब्लिक रिलेशन। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, जितनी दोस्ती कर सकते हो करो, हर किसी से दोस्ती करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, शाइनेस बिल्कुल हटा दो अपने अंदर से। लाइक एकदम शाय नहीं बनना कॉलेज में। लड़का हो लड़की हो, किसी से भी जितना फ्रेंड बना सकते हो बनाओ, किसी के सामने शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे चल के बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा तुम्हारे सेल्फ ग्रोथ में। फैकल्टी से भी सामने से बात किया करो, तो शाइनेस हटाओ। नेक्स्ट चीज़ यार, कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुम अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। इसके बाद जब तुम अपने जॉब में जाओगे ना, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा दिन का कि अपने पैशन को फॉलो करो। तो कॉलेज के 4 साल में बहुत टाइम मिलता है, इवन फर्स्ट ईयर में तो कुछ ज़्यादा ही मिलता है। तो तुम अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करो। अब वो कॉलेज खुलने के बाद अलग सीन है। अभी भी लॉकडाउन है और इंटरनेट पे लगभग चीज़ें अवेलेबल होती हैं। खुद को तुम इंटरनेट से पब्लिसाइज भी कर सकते हो, खुद को अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचा सकते हो, खुद की पब्लिसिटी इंटरनेट से कर सकते हो। तो अपना पैशन अभी से फॉलो करते रहो, तुम्हारे कनेक्शन बनते जाएंगे और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पैशन तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ा रहा है या तो तुम्हें पैसे कमा के दे रहा है। तो पैशन अभी से फॉलो करते रहो। नेक्स्ट चीज़, किसी भी एक फील्ड में इंटर्नशिप ज़रूर करना। लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकेंड ईयर में आया था, तो उस समय सेकेंड ईयर में जब मैं था ना शुरू में, तो मैं मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये सब की इंटर्नशिप्स कर रहा था। बट एक और चीज़ है यार, यहाँ पे बहुत सारी इंटर्नशिप जेन्युइन नहीं होती है, ठीक है। इंटर्नशाला वगैरह पे बहुत सारी अनपेड इंटर्नशिप मिलेगी जो अच्छी नहीं होती, उससे तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो मैं क्या करता था ना, बहुत सारी मार्केटिंग, मैनेजमेंट की इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर देता था। मैं और इवन निशान तो मेरे से ज़्यादा करता था। तो ये सब करते करते ना हमारे बहुत सारे कनेक्शंस बनते थे। यहाँ से हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती थी, नए लोगों का एक्सपीरियंस मिलता था। तो ये जो साइड की इंटर्नशिप्स होती है ना, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इससे यही सब सीखने को मिलता है। तो इसी वजह से मैं ये सारी इंटर्नशिप्स करता था। तो एक और चीज़, यहाँ पे बहुत सारी इंटर्नशिप्स ऐसी होगी जो तुम्हें कुछ नहीं सिखा रही, तो तुम्हें ज्वाइन करना है, नेक्स्ट डे छोड़ देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेट से वो तुमसे कुछ उल्टा सीधा काम करा रहे हैं जो तुम्हें लग रहा है कि यार ये मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, तो उस इंटर्नशिप को नेक्स्ट डे छोड़ दो। बट अगर उस इंटर्नशिप में तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ हो रहा है, तो उस फील्ड में इंटर्नशिप कर लेना। अब आते हैं अगली चीज़ पे। कोई भी एक टेक्निकल क्लब ज्वाइन कर सकते हो। लाइक मैं एडवाइस दूंगा कि कोई एक टेक्निकल क्लब ज्वाइन करो। जैसे गीक्स फॉर गीक्स है, यहाँ पे सजल, अनिकेत, ये लोग सेकेंड ईयर के हैं, हार्दिका सेकेंड ईयर की है। इन लोगों ने क्लब ज्वाइन किया है। इससे क्या हो रहा है, इन लोग की स्पीकिंग स्किल सुधर रही है। इन लोग मैनेजमेंट टीम में जो लोग काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट की चीज़ें सीख रहे हैं। टेक्निकल में काम कर रहे हैं वो टेक्निकल की चीज़ें सीख रहे हैं। वो तुम्हारी हेल्प करके भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो क्या होता है ना, क्लब्स वगैरह में रहने से सबसे पहली चीज़, सीनियर से कनेक्शन बनता है, सीनियर से 1-to-1 कनेक्शन बनता है। अभी तुम लोग तो, तुम्हारा मेरे से कनेक्शन है, बट मैं तुम्हें पर्सनली नहीं जानता ना। बट वही अगर तुम सजल, अनिकेत, हार्दिका को बोलोगे, तो क्योंकि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ तो मेरा इनके साथ पर्सनल कनेक्शन है, हमारी टाइम टू टाइम बात होती है। तो क्लब्स वगैरह में रहने से ये होता है कि सीनियर से कनेक्शन बनता है। सेकेंड चीज़, तुम्हें कुछ अलग अलग स्किल्स सीखने को मिल सकती है। जैसे निशांत PR में बहुत अच्छा है, ये स्पॉन्सर्स बहुत जल्दी ले आता है। लाइक ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट बिल्कुल फिक्स हो चुका था, मेल सबको जा चुका था, और कल शाम में 4 बजे निशांत स्पॉन्सर लेके आ गया, जिसके वजह से तुम लोग को कुछ बेनिफिट भी मिलेगा ईमेल ID पे इस इवेंट के बाद। सो ये सारी चीज़ें भी निशांत कर लेता है। तो निशांत क्या है, निशांत PR टीम में है, निशांत PR टीम का हेड है अभी। लाइक वो सबको PR का काम सिखा रहा है। हार्दिका PR टीम में चेयरपर्सन हूँ GFG का। हाँ, ये चेयरपर्सन है, बट इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है PR का काम देखना, ठीक है। ये इसमें बहुत अच्छा है। तो जो PR की पूरी टीम है ना, उसको ये गाइड कर रहा है।
निशांत को पीआर का काम आता था, अब ये सारी टीम को सिखा रहा है। हार्दिक का पीआर टीम में है, ये सारे पीआर के काम निशांत से सीखती है। सिमिलरली टेक्निकल में हार्दिक बहुत अच्छा है। तो हार्दिक क्या कर रहा है, पूरे जो इवेंट है, इवेंट में जितनी भी टेक्निकल चीज़ें होती है वो सारा हार्दिक मैनेज करता है, और उसके पूरी जो टीम है वो सीखते हैं। चैतन्य यहाँ पे अपर पोजीशन पे है, अनमोल यहाँ पे अपर पोजीशन पे है। तो वो जो सारे जूनियर से सेकेंड ईयर वाले वो सारी टेक्निकल चीज़ें अपने सीनियर से सीख रहे हैं। तो ये सारा फायदा होता है क्लब में रहने का। और सबसे बड़ी चीज़ यार, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। तो ये तो हो गया, इसलिए मैं बोल रहा था कि कोई भी एक टेक्निकल क्लब ज्वाइन करना। अब आते हैं अगली चीज़ पे, रूल नंबर 1, थिंग्स नॉट टू डू इन कॉलेज लाइफ और थिंग्स यू मस्ट डू इन कॉलेज लाइफ। ये है अपना अगला टॉपिक। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 है MLM से दूर रहना। MLM का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सामने से बोल रहा हूँ, इस चीज़ से बचो। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई एक बंदा तुम्हारे पास आएगा, बोलेगा भाई तू दिन के 10,000 या 20,000 कमा सकता है, तुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस आ जा, तू 5,000 रुपये लेके आ, तू मुझे 5,000 रुपये दे, और तुझे 5 और लोगों को लेके आना है, और वो 5,000 लोग तुम्हें 5-5 देंगे। और क्या होता है ना, लाइक ऐसा हो जाता है कि ट्री के तरफ फॉर्म होगा। तुमने 2 लोगों को कनेक्ट किया, वो 2 और लोगों को कनेक्ट करेंगे, वो 2 और लोगों को कनेक्ट करेंगे। तुम्हारे जो जस्ट नीचे वाला है उसका 10% तुम्हें मिलेगा, और वो जो अपने नीचे कनेक्ट कर रहा है उसका 5% मिलेगा, और वो जो अपने नीचे कनेक्ट कर रहा है उसका 1% मिलेगा। इस तरह से ट्री बनता चला जाएगा और तुम्हारी अर्निंग होते जाएगी, और 1-2 महीने बाद तुम बहुत अमीर हो जाओगे। तो बेसिकली वो कैसी कंपनी है यार जिसका प्रोडक्ट ही नहीं है, जहाँ कुछ काम ही नहीं होता, सिर्फ लोगों को जोड़ जोड़ के पैसे कैसे बनाए जा रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 एक चीज़ होती है, तुम जुड़ जाओगे उस कंपनी से, हो सकता है तुम 5 लोग लाने में सक्सेसफुल हो जाओ, तुम रिकवर कर दोगे पैसे, तुमने जितने लगाए थे तुम्हें उतने मिल जाएंगे। बट वो जो 5 लोग हैं ना, उनमें से हर कोई उतना एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। हो सकता है उसमें से 2-3 लोग होंगे जो रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो तुम्हें दिन रात सोते जागते गाली देंगे कि मेरा पैसा फंसवा दिए ये। और हो सकता है तुम भी फंस जाओ, तुम ही नहीं रिकवर कर पाओ, तुम ही उतने लोगों को नहीं ला पाओ। तो याद रखो, अगर कोई बंदा तुम्हें इतना डायरेक्ट ऑफर दे रहा है, बोल रहा है कि तुम 10,000 कमा सकते हो बिना कुछ किए, तो लाइफ में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। इसका मतलब वो तुम्हें चूतिया बना रहा है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई मैंने तुम्हें चूतिया बना दिया, तुम 5 चूतिया और बनो, और उनको बोलो कि तुम 5 चूतिया और बनाओ। ठीक है, और इसी तरह से पूरा सिस्टम चलेगा, और जो पूरा पैसा का फ्लो है, वो जो सबसे टॉप पे मालिक बैठा है वो बहुत ज़्यादा कमा लेगा, और तुम थोड़ा बहुत कमा लोगे, और तुम्हारे नीचे वाले हो सकते हैं बहुत बर्बाद हो जाए। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग और ये सबसे दूर रहना है। ठीक है, बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अंकित सर लैंग्वेज रिकॉर्ड हो रहा है। एग्जैक्टली, मुझे पता था फिर भी। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कोर्सेज और सर्टिफिकेट जो होते हैं। बहुत लोग तुम्हें ऐसे बोलेंगे ये वाला कोर्स कर लो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात यार, सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। ठीक है, कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। तुमने कोई कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद तुम्हें सर्टिफिकेट मिला, वो सर्टिफिकेट कोई देखने के लिए नहीं मांगेगा। ठीक है, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स तुम्हारा वैल्यू बढ़ाते हैं। तुमने वो कोर्स करने के बाद कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए, कंपनी वो देखती है, इंटर्नशिप के टाइम पे भी और प्लेसमेंट के टाइम पे भी, वो कोर्सेज नहीं देखती। ठीक है, बट ट्रेनिंग प्रोग्राम नाम का भी एक सिस्टम होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें भी क्या होता है ना, कोर्स कराते हैं, और कोर्स के बीच में कुछ एग्जाम्स वगैरह लेते हैं, और एट दी एंड तुमसे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें अच्छे खासे पैसे भी देने पड़ते हैं, और उस पर जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसकी वैल्यू होती है। तो कोर्सेज जो 100-200 रुपये में, कुछ रुपए में खरीद के तुम करते हो, और एट दी एंड तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है। बट अगर तुम अच्छे खासे पैसे देके कोई रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेशन कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें कोर्स कराएंगे, बीच बीच में टेस्ट लेंगे, और लास्ट में प्रोजेक्ट कराते हैं। तो पूरा उनका सिस्टम चलता है। वहाँ पे जो तुम बेसिकली सर्टिफिकेट कमाओगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी वैल्यू हो सकती है, वो तुम अपने प्लेसमेंट के CV में डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, रूल नंबर 2, प्रोफेसर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो, सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। सीनियर्स की रिस्पेक्ट इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि यार VIT का सिस्टम है, यहाँ पे जो जूनियर्स होते हैं ना, वो अपनी सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और यही रीज़न है कि VIT में कभी रैगिंग नहीं होती।
यार जूनियर्स ऑलरेडी इतना रिस्पेक्ट करते हैं ना कि सीनियर्स कभी भी रैगिंग नहीं करते, मतलब ना ही हमारी कभी हुई थी और ना ही तुम्हारी कभी होगी। नेक्स्ट चीज, रिस्पेक्ट योर प्रोफेसर। प्रोफेसर्स की रिस्पेक्ट इसलिए करो, लाइक मैं बोलूंगा नहीं, इनडायरेक्ट वे में बताता हूँ। तुम्हारे 60% एग्जाम में होते हैं और 30% इंटरनल्स होते हैं, तो समझ रहे होगे रिस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है, रिस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट चीज, यूनिवर्सिटी के रूल्स जरूर फॉलो करो, क्योंकि यार ये यूनिवर्सिटी में ऐसा सीन है, लाइक वीआईटी वेल्लोर या जहाँ से भी तुम लोग अभी देख रहे हो, वेल्लोर के हो, भोपाल के हो, जहाँ के भी हो, तो वीआईटी अपने रूल्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर लेट से तुम किसी भी एक रूल को वायलेट करते हो तो वो नेगोशिएट नहीं करते हैं, वो सीधा फाइन मारते हैं, तो इसलिए रूल्स को ज़रूर फॉलो करो। नेक्स्ट चीज़, किसी से भी लड़ाई मत करना कॉलेज में, क्योंकि वीआईटी का सीन ऐसा है चारों कैंपसेस का, अगर तुम लड़ाई करते हो ना और बात अगर पहुंचती है मैनेजमेंट तक, तो वो ये नहीं देखेगी कि तुम सही के लिए लड़ रहे थे या गलत के लिए लड़ रहे थे, तुम लड़ाई में इन्वॉल्व थे, मतलब तुम्हें 6000 का फाइन देना है। तो लड़ाई कभी मत करना किसी भी सीन में। अगर सामने से कोई तुम्हें ज़्यादा भड़का रहा है लड़ाई करने को, फिर भी नहीं लड़ना है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं देखता तुम सही साइड से लड़ रहे हो या गलत साइड से लड़ रहे हो, सीधे सीधे तुम्हें दोनों पार्टीज को फाइन देने पड़ते हैं। नेक्स्ट चीज़, वर्ल्ड फेमस पीडीए। तो यार पीडीए सच में फॉलो होता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा। तो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कैंपस में एप्लीकेबल है, ट्राई करना, ज़्यादा सीन ना क्रिएट करो, क्योंकि पीडीए सच में होता है और गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए पीडीए से बच के रहना। अगले टॉपिक पे आते हैं। तो कल बहुत लोगों का डाउट था, ऐसा किसी ने पूछा था कि भैया कॉलेज ईमेल आईडी से कुछ हिडन बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हारा जो ड्राइव है, जो कॉलेज के आईडी से ड्राइव एक्सेस करोगे ना, गूगल ड्राइव, तो उसमें अनलिमिटेड स्पेस है। तुम बहुत ही ज़्यादा, लाइक तुम चाहो तो उसमें 500 GB 600 GB का चीज़ स्टोर कर सकते हो, हजार GB तक भी शायद स्टोर कर सकते हो, श्योर नहीं हूँ, बट अनलिमिटेड स्पेस है, कितना भी स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़, मैटलैब नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ये काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर है। लाइक अगर तुम इसका स्टूडेंट वर्जन भी खोजोगे ना तो शायद इसका 20,000 प्लस चार्ज होता है, प्रोफेशनल वर्जन तो 1-1 लाख तक के आते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का पायरेटेड आसानी से नहीं मिलता, ठीक है, पायरेटेड नहीं मिल सकता है इसका। तो जो हमारा कॉलेज का ईमेल आईडी है ना, वो इस सॉफ्टवेयर का डायरेक्ट एक्सेस देता है 4 साल के लिए। तुम अपनी ईमेल आईडी डालो और तुम्हें मैटलैब सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल जाएगा। मैटलैब सॉफ्टवेयर है क्या? तो मैटलैब जो सॉफ्टवेयर है ना, मैटलैब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एआई से रिलेटेड, बहुत सारे एआई, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो बड़े बड़े एल्गोरिदम्स होते हैं, वो तुम इस पर टेस्ट कर सकते हो, ड्राई रन कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली ऐसा ही होता है, वो तुम जब आगे बढ़ोगे मैटलैब यूज़ करोगे तो सीखोगे। तो ये जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस है ना, वो सारे ये मैटलैब में कर सकते हो प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम। तो मैटलैब सॉफ्टवेयर का तुम्हें एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट चीज़, तुम्हें ऑफिस 365 जो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, इसका प्रीमियम अकाउंट मिलता है 4 साल के लिए। अभी पता नहीं तुम्हारा एक्सेस खुला है या नहीं खुला है, बट ऑफिस 365 का स्टूडेंट वर्जन प्रीमियम अकाउंट मिलता है कॉलेज ईमेल आईडी पे। नेक्स्ट चीज़, गिटहब का मैंने कल ही बताया था कि यार गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम लोग अपने कोड रखते हो और कोलैब करते हो, अलग अलग लोगों के साथ उस कोड पे काम करते हो, उस प्रोजेक्ट पे काम करते हो। तो गिटहब का प्रो वर्जन मिलता है। प्रो वर्जन में क्या क्या बेनिफिट है, तो मैं तुम्हें ये दिखा सकता हूँ। गिटहब को लिखूंगा, बेनिफिट्स, देखो कैनवा जिस पे पीपीटी बनती है, देखो यहाँ पे पीपीटी हमारा चल रहा है ना, ये कैनवा पे बना हुआ है पीपीटी। तो कैनवा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल के लिए। ये सब देखो बहुत सारी चीज़ें, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जेटब्रेन्स, name.com, एक डोमेन नेम भी मिलता है 1 साल के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। देखो अब स्ट्रीमयार्ड भी है, स्ट्रीमयार्ड का भी अकाउंट मिलेगा। हम लोग यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, वो स्ट्रीमयार्ड से करते हैं, वो भी मिलता है। तो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाती हैं गिटहब स्टूडेंट पैक के अंदर, और ये 1 साल के लिए एक्सेसिबल है। तो शायद तुम लोग समझ गए होगे कॉलेज आईडी से कितना ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पे भाई भर भर के चीज़ें पड़ी हुई हैं, देख लो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा गिटहब
ये रहा हमारा गिटहब, लाइक मेरा गिटहब, ये है मेरा गिटहब अकाउंट और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो। तो मैंने अपना कॉलेज ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे अपना प्रो अकाउंट एक्सेस कर रखा है, तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हिडन बेनिफिट्स एंड अब मैं थक चुका हूँ एंड एट द एंड ख़त्म, फाइनली सेशन ओवर। बट हाँ, 1 मिनट में बोलना चाहूँगा यार कि देखो मैं सामने बोल रहा था, तुम लोगों ने सिर्फ मुझे देखा, बट GFG की पूरी टीम होती है यार, जो लाइक मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, बट बैकएंड में बहुत बड़ी सी टीम होती है जो काम कर रही होती है। इतना सिंपल नहीं होता है, इतना सारा जो PPT बनाना, तुम लोग जो पोस्टर्स देखते हो, इतना प्रमोशन होता है, इसके ऊपर जो इतना कंटेंट लिखा हुआ है, टेक्निकल टीम जो हर समय तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल होती है, तो बहुत बड़ी सी टीम काम कर रही होती है। दिख रहा हूँ सिर्फ मैं और हार्दिका, बट पीछे बहुत बड़ी सी टीम काम कर रही होती है। सो एट द एंड मैं चाहूँगा यार कि तुम लोग एक बार सबको देखो, हमारी टीम में जितने लोग भी अभी अवेलेबल हैं सबको देखो, और एक बार प्लीज़ अप्रिशिएट किया करो पूरी टीम को, और सिर्फ हमारे क्लब को ही नहीं, पूरे क्लब को। सो यार मेरा कैमरा ऑन है एंड हार्दिका, निशांत, तुम लोग भी प्लीज़ यार अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो प्लीज़ एक बार ऑन करना। तुम्हारे डाउट्स भी लेंगे लास्ट में, प्लीज़ यार एक बार सारे लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लेना, ताकि हमारे सारे हाँ सारे लोग कैमरा ऑन कर लो एक बार, ताकि सारे जूनियर्स देख पाए पूरी टीम को। सो यार देखो ये हमारी पूरी GFG की टीम है, तुम्हें सामने से सिर्फ मैं दिख रहा हूँ, बट बैकएंड में हमारे 36 लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बैकएंड में ये जो स्ट्रीमिंग चल रही है, स्ट्रीमिंग संभाल रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारे डाउट सॉल्व कर रहे हैं, कुछ उधर PPT पे काम कर रहे हैं, कुछ प्रमोशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी टीम होती है यार। सो एट द एंड प्लीज़ इनके लिए एक बार स्पैम कर दो चैट बॉक्स में, थैंक्स भैया करके, थैंक्स भैया, थैंक्स दीदी करके, प्लीज़ यार एक बार ज़रूर करना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन ऊपर बढ़े। एंड हम लोग नेक्स्ट अक्टूबर के मंथ तक, जब तुम्हारे मिड सेम खत्म हो जाएंगे, तो तुम्हारे स्टार्टअप कल्चर, लाइक हमारे कॉलेज में स्टार्टअप कल्चर थोड़ा कम है, तो उसको हम लोग बूस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा सा इवेंट प्लान कर रहे हैं, वो कॉलेज का ट्राई करेंगे सबसे बड़ा इवेंट बने। तुम अपने आइडियाज़ के साथ आओगे और हम उसे पूरा एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करके देंगे तुम्हें, और एक स्टार्टअप कॉम्पिटिशन कराएंगे, वहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाएंगे और तुम्हारे लिए फंडिंग के लिए भी हेल्प करेंगे। सो जितने लोग अभी तुम्हारे सामने दिख रहे हैं अभी कितने अवेलेबल, बट हमारी 37 लोगों की टीम है गीक्स फॉर गीक्स की। सो थैंक यू गाइस सबको, बोल मैं रहा था बट बैकएंड में लोग काम कर रहे थे। सो चलो अब जनरल डाउट्स लेने चालू करते हैं, सारे लोग अपने कैमरा ऑन ही रखना, और निशान माइक का एक्सेस दे देना सारे जूनियर्स को। कोई भी यहाँ पे किसी भी भैया दीदी से कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। हाँ, और जैसे कल शाम को भैया थक गए थे, फिर महफिल जमी थी। सबसे पहले थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। चलो थैंक्स यार बाकियों को। निशान सबका माइक एक्सेस दे देना। थैंक यू ऑल। भैया दीदी रह गए, भैया अपन ही रह गए। थैंक्स अ लॉट भैया। चलो यार, और देखो कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स हैं जो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सबके लिए एटलीस्ट रिस्पेक्ट करना, क्योंकि पीछे 30-40 लोगों की टीम काम कर रही होती है। थैंक्स टू ऑल सीनियर्स। भैया आई हैव वन डाउट, लाइक हाँ पूछो like how can we join Geeks for Geeks, your club? चेयरपर्सन से पूछो, निशांत। ओके सो गाइस, गीक्स फॉर गीक्स में ईयरली बेसिस पे एनरोलमेंट होता है। सो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, हम लोग सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं बच्चों को हायर करना। कॉज क्या होता है ना, हम लोग तुम लोग की हेल्प कर रहे हैं, तो अगर तुम फर्स्ट ईयर में आते हो तो मैं तुम्हें ज्वाइन मतलब नहीं ले सकता अंदर, क्योंकि तुमको अभी सीखना है काफ़ी कुछ चीज़ें। सो फर्स्ट ईयर में सीखो, देन सारे क्लब्स एंड चैप्टर्स ना सेकेंड ईयर से कोर टीम में लाइक अलाउ करते हैं, कोर टीम में बच्चों को लेते हैं सेकेंड ईयर से। और फर्स्ट ईयर में तुम अगर तो बाकी लोग कैसे सिखाओगे, तो इसलिए हमारी कोचिंग तुमको ट्राई करना है ना, तुमको ट्राई करना है कि प्रोसेस क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। बाकी तुमको ट्राई करना होना इंटरव्यू प्रोसेस ये सब क्या होता है। तो अभी एक फॉर्म निकलेगा कोर फॉर कॉस का, उसको भर देना। तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली प्रोसीजर होता कैसे अंदर जाने का। फिर नेक्स्ट ईयर वापस से अच्छे स्किल्स लेके तुम वापस ट्राई कर सकते हो। वेलोर वाले आ सकते क्या सर? नहीं, वेलोर वाले चैप्टर्स को देखो, मतलब वहाँ के सीनियर से बात करो और इंटरेक्ट कर लो। मतलब वेल्लोर में ऐसा कोई क्लब कौन सा है आपको? हमें आइडिया नहीं है, तो कौन सा क्लब है? बहुत है वहाँ पे।
भाई मोजिला फायरफॉक्स है, डीएससी है, ऐसे बहुत सारे हैं। अथाक लैब है, वहाँ पे जाओ एक्सप्लोर कर दो। वर्क है, IEEE है, और भी है, लाइक काफी है, मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। रोबोटिक्स क्लब भी है, नहीं काफी सारे क्लब हैं। MS 365 कैसे एक्सेस करें, वो कॉलेज तुमको मेल कर देगा कैसे एक्सेस करना है। ईशान भैया थोड़ा जीएफसी के बारे में बता दो। डाउट है भैया, आपने प्लेसमेंट के बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन किया, बट लाइक द पीपल हु हैव एम की नहीं, उनको आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो उनके लिए भी कुछ गाइडेंस बन सकता है क्या? लाइक ये बस सच है थरो टॉपिक डीपली डाइव करके कि आपको ये स्किल सेट्स होने चाहिए, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। श्योर वो काफ़ी हद तक कॉमन होगी कोई एक सर्टेन लेवल तक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। आप थोड़ा उनके लिए भी थोड़ा कुछ कर सकते हैं क्या सिमिलरली? देखो अभी बस गेट एग्जाम का अगर पूछो तो गेट का मुझे आइडिया है। गेट में बेसिकली क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस और सेकेंड ईयर का सिलेबस है ना, वही तुम्हारा गेट का सिलेबस है। तो तुम्हें वो पढ़ना है और गेट का एग्जाम देना है, जो तुम थर्ड ईयर में भी दे सकते हो, थर्ड ईयर के एंडिंग पे, फोर्थ ईयर के एंडिंग पे भी दे सकते हो। तो ये तो गेट का सीन। पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सेंस ऑफ इंटरनेशनल, नॉट फॉर इंडिया, आई मीन लाइक इंटरनेशनल। ओके, इंटरनेशनल के लिए GRE दे सकते हो। उसका एक सेशन अभी हुआ था ना कोड अकेडमी में शायद। हाँ हुआ तो था। दूसरे क्लब में वो हुआ था। और तुम हमसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हम लोग उसके लिए आगे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वाइड टॉपिक है। भैया कल मैंने सेशन ज्वाइन नहीं किया था, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? गाइस तो वैसे तुम IELTS भी दे सकते हो बाहर जाने के लिए। यूरोप, मेनली यूरोप टारगेटेड रहता है। बेसिक चीजें पता है, GRE, IELTS, अगर IELTS मांगते हैं कॉलेज वाले, और एक CGPA तक मेंटेन करके रखना होता है। बट लाइक यू गिव एन डीप इनसाइट, नो, जैसा आपने प्लेसमेंट्स का डीप इनसाइट दिया था, वैसे ही डीप इनसाइट अगर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कहीं से मिल जाए तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल। ओके, कर सकते हैं, क्यों नहीं शायद आर्थिक पे आप ही लोगों को करना है, हम कंटेंट जुगाड़ सकते हैं बस। करेंगे, जरूर करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, देखो अब चेयरपर्सन ने बोल दिया तो कर ही देंगे। भैया प्लेसमेंट से रिलेटेड डाउट है। GFG है ना, उसका यूज बेस्ट यूज कैसे करें हम, वो थोड़ा बता दो आप। Geeks for Geeks वाला जो है सॉफ्टवेयर, जो भी। क्वेश्चन समझ नहीं आया ब्रो तुम्हारा। बाय द वे गाइस, मैंने ना टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक डाल दिए हैं। टेलीग्राम पे GFG का टेलीग्राम ग्रुप डाल दिया है, एंड VITO फाइल डाउट पैनल का डाल दिया है। डाउट पैनल थोड़ा अनऑफिशियल ग्रुप है। अंकित की जो एक्सक्लूसिव कहानी थी वो वहाँ पे हम सुना सकते हैं, लाइक बहुत बार सुना चुके हैं, अंकित फिर से सुना देगा। वहाँ पे हर हफ्ते में एक बार अंकित सेशन लेता है, रात को 10 बजे बैठते हैं हम लोग, एंड वो रात के 1 बजे तक भी चला है, एंड रात के 4 बजे तक भी चला है। तो वहाँ पे आप आ सकते हो। आज नहीं हो पाएगा भाई। हाँ, आज नहीं, मतलब ज्वाइन कर लो, बाद में हो जाएगा फ्यूचर में। अगर अंकित का मन करेगा तो तुम्हें अंकित को बुलाना पड़ेगा। आजकल अंकित जाना बंद कर दिया है वहाँ पे थोड़ा। यार इधर वाले सेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, और अब हम लोग का भी शेड्यूल हेक्टिक हो रहा है, सो कभी कभी सेशंस होंगे उधर। PDF फाइल गाइस, PDF फाइल तुम लोग को हम मेल पे भेज देंगे, अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। तुम सबने ज्वाइन किया है ना मीटिंग, तो हमको सबका मेल ID ऑलरेडी मिल चुका है, हम मेल पे सबको भेज देंगे कल तक। भैया कोई गवर्नमेंट के हिस्से में कहीं पे घुसा हुआ है साइबर वाइबर के थ्रू, साइबर में प्लेसमेंट लिया हो किसी ने गवर्नमेंट में अभी रिसेंट टाइम में? हाँ है, अपने कॉलेज में एक आशीष सोलंकी करके हैं। उन्होंने एक्चुअली मतलब वो है साइबर के नहीं, बट हाँ उन्होंने साइबर गवर्नमेंट के लिए वर्क कर चुके, तो लिंक्डइन पे फॉलो करके उनसे बात कर सकते हो इस बारे में। एक्सक्यूज मी भैया, भाई कॉलेज का फोटो दिखा कॉलेज के फोटो दिखा दो इनको। भैया उनका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप गाइस ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम शेयर कर देंगे कॉलेज के फोटोज। मेरा क्वेश्चन ये तो भैया अगर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। भैया कल का सेशन भैया कल देख नहीं पाए, रिकॉर्डिंग लिंक्डइन वाला रिकॉर्डिंग में मेल में YouTube पे डाल के मैं सेंड कर देंगे। हाँ भैया थोड़ी कोडिंग के रिगार्डेड बिगिनर के लिए।
1 मिनट टाइम का, एक बारी में एक आओ, वरना तुम भी अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, हमें भी कुछ समझ में नहीं आएगा। भैया मेरी मेल आईडी गाइस रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पूछने की जरूरत नहीं है, और जीएफजी का यूट्यूब चैनल है वैसे तो, बट हम लोग मेल का लिंक भेज देंगे मेल पे, टेंशन मत लो इतना, चिल करो यार, जिनकी चिल करो। हेलो भैया, और कनेक्ट में क्या मेरी मेल आईडी भैया रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर मैं कैसे लूंगा? अरे नहीं, तुमने अगर तुम इस मीटिंग में हो ना, तो हमारे पास तुम्हारा मेल आईडी है दैट, क्योंकि तुम MS Teams तो मेल आईडी से ही लॉगिन करते हो ना। टेलीग्राम लिंक मैंने चैट में डाल दिया है, वहां पे सर्च कर लो, स्क्रॉल करके मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर से टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दो भैया। ये फॉलो और कनेक्ट में क्या डिफरेंस है लिंक्डइन पे? हाँ गाइस, कोई अभी ले लो ये क्वेश्चन, मैं जगह किसी को बता रहा हूँ कुछ। क्या क्वेश्चन, क्या पूछा क्वेश्चन? फॉलो और कनेक्शन में डिफरेंस क्या है? फॉलोअर का क्या लिंक्डइन पे? हाँ लिंक्डइन के बारे में पूछ रहे हो? ओके, सो जो लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन में फॉलोअर्स ने कनेक्शंस बोलते हैं। बेसिकली तुम्हें क्या करना होता है कि अपने अकाउंट से किसी भी एक दूसरे बंदे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना होता है, तुम उससे कनेक्ट हो जाते हो, फिर तुम उससे चैट वगैरह कर सकते हो। बट वहाँ पे एक और फीचर है फॉलो का। अब जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको तुम कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो। जिनके पास 30,000 से ज़्यादा कनेक्शंस बन चुके हैं ना, तुम उनको बस फॉलो कर सकते हो। लाइक उनको फॉलो करो, वो कुछ भी पोस्ट करेंगे तो तुम पढ़ सकते हो। अगर तुमसे उनसे बातचीत करनी है तुम्हें उनसे, तो कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। और लिंक्डइन पे क्या है कि बस तुम एक्टिव रहो, बहुत तेज़ी से तुम्हारे कनेक्शंस बनते हैं। लिंक्डइन का एल्गोरिदम ऐसा है कि तुम बस रोज़ एक्टिव रहो, थोड़ा बहुत लाइक्स करते रहो, कमेंट्स करते रहो, तुम्हें अपने आप कनेक्शन रिक्वेस्ट आते रहते हैं। और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को तुम वहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह है, उनसे कनेक्ट होते रहो। लिंक्डइन के ऊपर सेशन हम लोग प्लान करेंगे, हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे मैं और निशांत, लाइक लिंक्डइन, गिटहब और मीडियम वगैरह, ये सब जो कुछ प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं ना, इसके ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो ले पाएं। भैया भैया मैं ये पूछ रहा था आपसे, जैसे मैं CSE कोर्स से हूँ, तो क्या मेरे को अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए नॉन टेक्निकल से? फॉर एग्जांपल जैसे मतलब मैथ्स और फिजिक्स JEE मेंस के लिए या VIEEE के लिए प्रिपरेट करते थे, मतलब बहुत डेप्थ में जाते थे, बहुत अच्छे से करते थे, तो इस टाइम पे अभी मतलब इतना ना करें उसको, क्या टेक्निकल टर्म्स पे ज्यादा जाए? देखो, तुम CSE कोर में जिसमें भी हो, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पहले ही बता दिए, 5-6 सब्जेक्ट्स, PPT भी तुम्हें मिल जाएगी मेल पे। वो सारे सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए तुम सिर्फ और सिर्फ CGPA पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करो। और तुम ऐसा तो कुछ प्लान नहीं कर रहे हो ना कि फिर से JEE देना है फर्स्ट ईयर के साथ साथ? हाँ, वही लग रहा है मेरे को। नहीं भैया, वो सब नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है ना। बस पूछ रहा था मैं कि वो अच्छा कुछ लगता है ना कभी टॉपिक्स पे फोकस तो करो। भैया इंटीग्रेटेड एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या सीन है उधर? हाँ, तुम्हारा 5 साल का होगा ना कोर्स, तो तुम्हारा प्लेसमेंट 5th ईयर के बाद होगा, लाइक 5th ईयर में जाके होगा। हेलो भैया। और हमको मैथ फिजिक्स कितने साल तक रहेगा? भाई देखो, मैथ्स तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तुम्हारा करिकुलम बिल्कुल AIML वालों जैसा होगा। भैया बिगिनर्स के लिए भी कुछ कोडिंग की राय भैया, मतलब कैसे स्टार्ट करें? कल बता रखा है, कल वाला सेशन का रिकॉर्डिंग देख लेना। भैया मेरा क्वेश्चन था, रिलेटेड डाउट है। VIT ने जैसा क्लेम किया था या बोला है कि लाइक 2 साल के लिए फॉरेन भेजा जाता है कोई SAT या कुछ ऐसे प्रोसेस से, या टर्म एंड जो होता है, तो इसका क्या क्लियर नहीं हुआ कुछ? उसके लिए देखो, तुम कॉलेज के मैनेजमेंट से एक बार बात करके देखो, तुम वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे टाइम ही ये प्रोग्राम चालू हुआ था। तो हमारे कोई ऐसे सीनियर मेरे नॉलेज में तो नहीं है जो गए हो, शायद वेबसाइट पे 1-2 दिखा रखा है। निशांत, अगर तुम किसी ऐसे सीनियर से कनेक्शन, मैंने फैकल्टी से पूछा था, कहीं वो बोल रहे थे कि तुम्हारा CGPA अच्छा होना चाहिए, ऐसे कुछ तो बोल रहे। हाँ, वही क्लियर कर पाएंगे एग्जैक्ट चीज। अरे सुनो, तो जो वो है ना बाहर जाने का, जो भी एक्चुअली 2 तरह के दिए ना, एक की 2 साल के बाद आपको भेजा जाएगा, यानी आपका एक 5 ईयर का प्रोग्राम था जिसमें आप 2 साल कॉलेज में रहते हैं, लास्ट के 3 साल आपको अब्रॉड भेजा जाता है। हाँ, SCB एंड IT। वो देखो, जो 2 साल का प्रोग्राम है, एक डाउट है।
ओके गाइस, एक काम करते हैं ना, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसके क्वेश्चन का आंसर एक बार मिल जाएगा ना, तभी अपने डाउट पूछना, वरना बस डाउट्स पे डाउट्स आते रहेंगे एंड कोई बोल नहीं पाएगा, ठीक है? आई गेस इतने सिविलाइज्ड हम लोग होंगे ही। अच्छा गाइस, अच्छा सुनो, तो जो हम लोग ये कि मतलब बाहर जाने का जो है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज का है, उसमें चिंता मत करो। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के बाद ना एक जनरल मेल आएगा तुम लोगों को, जिसमें मीटिंग का लिंक होगा, जहाँ वो हर चीज एक्सप्लेन करेगी। मैनेजमेंट